यहाँ रखते हैं। कोई भी प्रोसेस। मुझे डबल टेप लगवानी है मुझे कलर से। तो इसको थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। हल्का सा इसको नीचे करके उसका मुंह उठा दोगे। हाँ। बस गिरेगा तो नहीं, मैं डबल टेप लगवा देती हूँ। हाँ। आपकी क्लास होगी संडे नहीं।
एक बार स्क्रीन कंफर्म करना। स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है। तो आवाज भी क्लियर है? कम आया क्या आज? सर ऐसा में प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन, मतलब जैसे कल टेस्ट में केस स्टडी में बात करनी से एसएम में प्रेजेंट कैसे करता है क्वेश्चन? नाइस क्वेश्चन। बताओ। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्रॉनिकली ऑर्डर फॉलो करने के किसी दिन नहीं फॉलो कर सकते इसकी डेफिनेशन क्रिस्टल की मतलब पिस्टल की? जो पॉइंट्स है ना सर, तो किसी मतलब तो कहना चाह रहा है अगर पॉलिटिकल की जगह पहले लीगल लिखते हैं ऐसा? हाँ हाँ। कोई issue नहीं।
अरे एक बार मैसेज डालो। चलो तो बात है, हम तो शुरू करें। चलिए जल्दी जल्दी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस चैप्टर 2। कहाँ से शुरू करें? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किसका एनालिसिस करते हैं? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का। किसका? यूज द राइट वर्ड्स। पेपर में भी ये लिखा होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट। किसका एनालिसिस करते हैं? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का। जो ऑपरेट हो रहा होता है बिजनेस में, बहुत सारे एरियाज है, ऑपरेटिव भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिव एरियाज भी होते हैं। जो सीईओ के अंडर होगा वो ऑपरेटिव एरिया नहीं होगा, वो नॉन ऑपरेटिव एरिया होगा। फंक्शनल मैनेजर और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे उनके अंडर आता होगा ऑपरेटिव एरिया। ठीक है ना? तो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जो काम चलाना है, जो धंधा चलाना है, किसी चीज का डिसीजन लेना आपस में बैठ के, दैट इज नॉट एन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट डायरेक्टली। ठीक है? तो पहले एनालिसिस करेंगे ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का, उसके बेसिस पे प्लान डिजाइन करेंगे और वो हेल्प करेगा हमारे को फ्यूचर बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। क्लियर है? डेफिनेशन ये लिख के आनी है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस स्टार्ट होता है सर, इवैल्यूएट करते हैं पहले
विजन, गोल्स, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 चीजें इवैल्यूएट करने पे हमें क्या करना पड़ते हैं? दो, कौन से दो एनालिसिस? एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। ये दो एनालिसिस करने पड़ते हैं और इस एनालिसिस में क्या निकल के आता है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आ जाती हैं एक्सटर्नल से निकल के, और इंटरनल से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कौन कौन से 4 एरियाज आते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस में? कस्टमर, कॉम्पिटिटर और याद नहीं है हम लोगों को अभी भी। कौन कौन से हैं? कस्टमर एनालिसिस। तुम सोचो, बाहर हमने एक चार्ट भी पढ़ा था मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट का, याद है? तो माइक्रो के अंदर भी आ रहा था कस्टमर, कंपटीटर आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? ठीक है ना? तो कोई भी चीज को यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनालिसिस में जो बाहर माइक्रो और मैक्रो दोनों फैक्टर्स में से उठा सकते हैं। माइक्रो में से उठा सकते हैं कस्टमर को, ये बाहर का बंदा है, कंपटीटर भी बाहर का बंदा है, सप्लायर भी इसी के अंदर आ जाएगा, बाहर का बंदा है। उसके बाद मार्केट एनालिसिस आ जाएगी मैक्रो में से, कि बाहर की मार्केट को देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री कैसा कर रही है, सामने वाले कंपटीटर कैसे कर रहे हैं, ये कंपटीटर है वैसे मार्केट एनालिसिस। और इन्वायरमेंटल एनालिसिस मतलब सारा का सारा मैक्रो। तो इसने क्या करा, इन तीनों को ऐसे बात करो, यहाँ पे लिखो माइक्रो, पहले 3 पॉइंट्स को। कौन से? ये वाले 3, ये वाले 3 क्या है हमारे माइक्रो? डालो यहाँ पे माइक्रो। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला हमारा क्या आ जाएगा? मैक्रो। ठीक है। एक्सटर्नल ऐसे दोनों टाइप में डिवाइड हो गया। पहले माइक्रो में 3 उठाएंगे, पहले पे कस्टमर बाहर का, कंपटीटर बाहर का, जो यहाँ पे मार्केट एनालिसिस में भी क्या है वैसे कंपटीटर ही आता है, यहाँ पे आप सप्लायर भी आ सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के इशू, तो बाकी मैक्रो इन्वायरमेंट का। इंटरनल में कौन कौन से हैं अंदर वाले? परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो जाती है परफॉर्मेंस एनालिसिस में। प्रॉफिटेबिलिटी होगी, सेल्स होगी, कॉस्ट होगी, जितना भी, ठीक है ना? जो हमारा कौन सा वाला अकाउंट होता है, किस अकाउंट में आती है सेल्स कॉस्ट अकाउंट्स में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना? तो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के बन जाता है। इंटरनल परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्या परफॉर्मेंस चल रही है। और दूसरा क्या आता है हमारा, जो वर्ड नहीं भूलना, डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस। इसके अंदर सारी पास्ट ईयर की रिपोर्ट्स आ जाएगी, जो भी हमारी कैपेबिलिटीज होंगी, फाइनेंशियल के रिसोर्सेज कितने हैं, कितने तरीके की हमारे पास स्ट्रेंथ थी, कितने तरीके की वीकनेस थी, वो सारा कुछ मतलब पूरा का पूरा खर्चा चीटा कंपनी का डिटर्मिनेंट्स में आ जाता है। निकल के क्या आती है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आ जाती हैं और स्ट्रेंथ वीकनेस आती है, साथ में अनसर्टेनिटीज तो चलती रहती है। इसके बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं? आइडेंटिफाई कर पाते हैं कितने तरह की स्ट्रेटेजीज हमारे लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं। मैंने बताया था एक स्ट्रेटेजी नहीं, कितने तरह की, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे पास ऑप्शन है कि हाँ हमारे पास ये सारे स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। ये पता चल गया वीकनेसेस एंड थ्रेट्स को एनालाइज करके, मिल गया। उसके बाद हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेटेजी को, फिर इंप्लीमेंट करेंगे जो हमने। अगर यहाँ सिलेक्ट स्ट्रेटेजी के बाद यही वाला प्लान फॉलो होगा क्या? स्ट्रेटेजी सिलेक्ट होगी, फिर फॉर्मुलेट करना पड़ेगा प्लान और उसके बेसिस पे लेना पड़ेगा डिसीजन। कहानी वही है, ठीक है, कुछ बदला नहीं है। और एंड में क्या करते हैं हम? रिव्यू करते हैं हमारी स्ट्रेटेजीज को कि सही चल रही है नहीं चल रही है। अगर 2 से ज्यादा चूज करी है, अगर सिंगल ही चल रही है तो उसी को रिव्यू करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है? चलिए उसके बाद आते हैं सर, जहां जहां पे भी हमारे पास अच्छा काम हो रहा होता है वहां वहां पे हमारे पास इशू और रिस्क खड़े होते हैं, क्योंकि वही है जो हमें बताते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबसे पहला रिस्क क्या है? बैलेंस करना। जब भी आप किसी चीज की भी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो बैलेंस बना रहे। अदरवाइज अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी पे टुवर्ड्स वन गोल की तरफ फोकस करने लग जाओगे, हो सकता है बाकी गोल्स के लिए या तो आपके पास इनसफिशिएंट मनी ना बचे या प्रॉफिटेबिलिटी में एरर आ जाए। मतलब जो भी हमारे पास ऊपर एक एनालिसिस थे उसके एक कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। बैलेंसिंग फैक्टर बना के चलना है कि जितनी भी प्रोबेबल आउटकम्स है वो सारी की सारी हमारे हर डिसीजन में हमें ध्यान रखनी है कि इससे और क्या हो सकता है। अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो बाकी कोई कुछ तो नहीं इफेक्ट हो रहा। तो वो बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा बना के चलना पड़ेगा, विच इज अ मेजर टास्क। हेफ्टी काम होता है ये बैलेंस बनाना। फिर एक क्या होता है? इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी। हमेशा हाईली एंड कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट इन्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा, जो हमारे प्लान्स को कभी भी क्या कर सकता है? जेपरडाइज कर सकता है। मतलब
गिरा सकता है, ठीक है ना। जो भी हमने प्लान बनाया है जैसे भी, तो उसका वो क्या हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया एकदम से, पॉलिटिकल रेगुलेशन आ गई सारी मेहनत के बाद, तो हम तो गए, ठीक है ना। अगर वो हमारे अगेंस्ट में थी और हमारे फेवर में आ गई, तो डेफिनेटली वो हमारी अपॉर्चुनिटी एकदम से हमारी क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी। गुड। फिर आगे स्ट्रेटेजिक रिस्क, कितने तरह के रिस्क आ गए, दो तरह के, कौन कौन से, टाइम बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन पे। टाइम बेस्ड में कौन सा आ गया, कौन सा वाला बेटर होता है, कोई बेटर नहीं होता। रिस्क है वो बेटर कैसे हो सकता है, कौन सा वाला बेटर होता है, कोई बेटर नहीं होता सर। लेकिन किस वाले केस के अंदर हमारे को बेटर होता है कि हम क्या करें, हम ज्यादा इन्वायरमेंटल एनालिसिस कहां पे लगेगा हमारा, लॉन्ग टर्म को करने के लिए, क्योंकि उसका आइडिया हम क्या नहीं लगा सकते, 6-7 महीने के एनालिसिस पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए कोई बेटर नहीं होता रिस्क, हमेशा ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड रिस्क कौन कौन से आगे, इंटरनल कैपेसिटी एंड इंटरनल प्रेफरेंसेस। देखो आंसर, और सीए बनने के बाद क्लाइंट के साथ जब बात करो तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि उसको लगे सही बोल रहा है, तो ना उठ के चला जाएगा, ठीक है ना। जो ने बोला कौन सा सही होता है, तुम लोगों को लगा कोई तो सही होता होगा, ठीक है ना। ये मैं भी अपनी प्रोफेशनल दुनिया के दौरान सीखा, मुझे भी नहीं आता था, ये मैं सीखना पड़ता है, ठीक है ना। कल के ये केस है, क्लाइंट से उसकी ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्टिंग बनानी थी, तो मेरे को जिसने बनानी थी उसने बोला कि भाई ये तो नहीं बनेगी, पिछले साल के ऑडिटर के एनओसी नहीं मिली है। आजकल बहुत केसेस होने लगे हैं, क्योंकि क्या होता है कि आजकल कंपनीज बहुत गेम खेलती हैं कि आपको पहले किसी क्लाइंट से कुछ बनवा लिया, फिर उससे काम नहीं करवाया, किसी और को दे दिया, बट द पॉइंट इज आप एनओसी नहीं लेते उससे। एंड अनटिल अनलेस प्रीवियस ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं करेगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद से छोड़ा है, अनटिल अनलेस आप काम कर सकते हो उसका, लेकिन वो आप पे केस कर सकता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर, क्लॉज नंबर 8, ठीक है। वहां पे होता है कि एनओसी लेना इज मैंडेटरी, अदरवाइज आप मिसकंडक्ट में चले जाओगे। मिसकंडक्ट में 2 रेप्रीमेंड होती है, रेप्रीमेंड फॉर 3 इयर्स और 5 इयर्स, 1 लाख का फाइन या 3 लाख का फाइन, वो फाइनल में पढ़ोगे तुम लोग। तो आजकल ये बहुत होने लग गया है। तो अब पॉइंट ये है, उसे काम भी निकलवाना है, तो अब वो वाला बंदा भी ये बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, तो बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, उसके एक आधी रिपोर्ट कम आएगी, चल जाएगा, किसी ना किसी तरीके से सी हैंडल कर लेगा, बट क्या हैंडल नहीं कर सकता है वो, किसी और ऑडिटर का नहीं कर सकता। तो वहां पे वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, सामने वाली कंपनी वाले कुछ भी करता रहे, आप बड़े रहो। तो मुझे कॉन्फिडेंस से बोला, मैं कहता काम 30 तारीख तेरी लास्ट डेट है, नहीं तो नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, पूरे इंडिया में करा लेगा, और वो किसी पे नहीं जाएगा, हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है नहीं होगा, बतेरे से बैठे करने वाले बिना उसके भी। रिस्क क्या है, वो केस आएगा तो देखेंगे, देखा जाए तो रिस्क तो यही है, क्या पता ना करे सामने वाला। अब मान लो तुम हो, तुमको कौन पंगे ले यार, छोड़ कौन पड़े पंगे में, मेरा भी बहुत कुछ खुलेगा, तेरा भी बहुत कुछ खुलेगा, है ना। तो इसलिए बट द पॉइंट इज कि आपको अगर क्लाइंट को जाने देना फिर तो अलग बात है, क्लाइंट को नहीं जाने देना तो उसको मेल ऐसी ठोक के बजाय क्या रहा था, मैं लेके देता हूँ अभी, तो आपको 2 घंटे के अंदर एनओसी मिलेगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये सीखने का टाइम आएगा, ठीक है। तो इसलिए यही सीख लो थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए गलत कुछ नहीं है। सामने वाला बोले तो जरूरी नहीं है वो कॉन्फिडेंस से बोलो सही बोल रहा होगा। इफ यू फील लाइक कि हमें क्वेश्चन सामने से करना चाहिए, करो, ठीक है। सीखो ये भी, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओ आने वाला टाइम। उसके बाद क्या आता है सर हमारा, इंटरेक्शन। जब ये वाला वर्ड आएगा तब कौन सा आंसर आएगा, जल्दी वाला, जल्दी बता दो। इमेज क्लीन रखेगा और कंपटीटर से मिलता रहेगा, क्लियर है। सर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ जाए बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो क्या बेनिफिट है, जल्दी जल्दी। जी फॉर कॉप क्या है, गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क दे देगा। टी से क्या है, पाथ फाइंडर का काम करेगा। डी से डिफेंस मैकेनिज्म, सीओ से, और बी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आया सर माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट, कौन से वाले होते हैं जिनको हम साथ में रख सकते हैं क्लोजली, माइक्रो, और जो दूर से होते हैं ब्रॉड, जिन पे हमारा जोर नहीं चलता, वो हो गए मैक्रो। कौन से की इश्यूज बताए थे कल 4, माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए क्या की इशू है, अगर हम क्लोज वाले बंदों से डील करते हैं तो क्या इश्यूज आ सकते हैं हमें, कस्टमर हमारा होएगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पब्लिक की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पब्लिक का व्यू, पब्लिक की परसेप्शन अबाउट द कंपनी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा सप्लायर का क्या है, रिलेशनशिप। चौथा कॉम्पिटिटर्स के एक्शन को कैसे मॉनिटर करना है और रिस्पॉन्ड करना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 सिंपल है, 4 याद रखेंगे, याद कर लो। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की परसेप्शन है पीपी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, और कंपटीटर का रिस्पॉन्डिंग और मॉनिटरिंग है, ठीक है।
अगर ये पेपर में याद नहीं आएगा फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आ गया एलिमेंट्स जल्दी से। Western. पॉलिटिकल में कौन कौन से अंदर फैक्टर थे, कोई भी 2-3। पॉलिटिकल के अंदर क्या क्या लिखा था, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज आ गया और टैक्सेशन पॉलिसी बदल सकती है और क्राइसिस। क्राइसिस पॉलिटिकल में तो नहीं होगा, नहीं हो सकता, पॉलिटिकल कैन नॉट कम विद क्राइसिस। और जल्दी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पावर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कर सकता है वो आपका, कोई भी इंटरनेशनल अगर आप काम कर रहे हो तो ट्रीटी, क्योंकि नीचे हम इंटरनेशनल में जाने वाले हैं तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पॉलिटिकल से पड़ता है। ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, यूएस ने बोल दिया मैं टैरिफ लगाऊंगा डबल, जो आजकल कहानियां चल रही हैं ट्रम्प की, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो चल रही है इंडिया के अंदर पूरी, और क्या चल रही है, 25% टैरिफ कर दूंगा, 50% कर दूंगा, एंड द थिंग्स आर गेटिंग वर्स। तो यही तो हो रहा है, तो वो क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कहानी है जो यहाँ पे हो रहा है, यही वाला वेस्टर्न एनवायरनमेंट है जो कंपनियों को इस टाइम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। फिर इकोनॉमिक में कौन कौन से आ गए, इंटरेस्ट रेट आ गया, इन्फ्लेशन आ सकता है, एक्सचेंज आ सकता है, और क्या रहेगा, जीडीपी आ सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिजर्व्स आ सकते हैं, सारा कुछ आ जाएगा। सोशल में वैल्यूज जो पढ़ते हैं, लाइफस्टाइल, और वैल्यू सिस्टम हो गया, बिलीफ हो गया, पॉपुलेशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, मीडिया का व्यू हो गया, ये सारा क्या है, सोशियो कल्चर। टेक्नोलॉजिकल, AI. एआई, Patent. इनोवेशन, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, एवरीथिंग अंडर टेक्नोलॉजिकल। और डेमोग्राफिक में क्या हो गया, डेमोग्राफिक तो हमेशा पॉपुलेशन से कैरेक्टराइज होती है, तो पॉपुलेशन से कैरेक्टराइज हो जाएगी, साथ में दे देगी मार्केट साइज, उसके बाद जितनी भी स्किल्स हैं, ये सारा कुछ क्या जाता है, जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के हिसाब। प्लीज मार्क कर लो, भूल जाओगे पेपर में बता रहा हूँ, कहीं कहीं चीजें सोचने में, सुनने में और देखने में बहुत आसान लगती हैं, लिखने के टाइम पे नहीं याद आती। चलो पेस्टल एनालिसिस के अंदर क्लियर है, पॉलिटिकल में हमने पढ़ा था एग्जांपल, ग्रीन टेक को अगर बेनिफिट दे दिया कंपनी ने तो पॉलिटिकली उस कंपनी का फायदा। इकोनॉमिक में हमने पढ़ा था अगर रिसेशन वगैरह आ गया तो अफोर्डेबल ऑप्शन हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड एग्जांपल बना सकते हो। सोशल के अंदर किससे एग्जांपल बना सकते हो, जितने भी सोशल, अगर आप कोई भी एटीट्यूड को लेकर, कोई भी लाइफस्टाइल ट्रेंड को लेकर आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल बना सकते हो। इन्वायरमेंट में इको फ्रेंडली को लेकर एग्जांपल बना सकते हैं। लीगल के अंदर आप जीडीपीआर को छोड़ के यानी लीगल एक्ट के अंदर का मतलब अपना कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड भी क्या कर सकते हो, एग्जांपल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। और टेक्नोलॉजिकल के अंदर तो एआई से रिलेटेड एग्जांपल बन जाएगा, पूछ सकता है वो एग्जांपल, वो डेफिनेशन नहीं पूछता, उसे प्रैक्टिकल जानना है कि प्रैक्टिकली तुम्हें पता है पॉलिटिकल कैसे इंपैक्ट करेगा, तो वो हो सकता है तुमसे पूछे कि एग्जांपल्स बता दो मुझे किसी भी चार बेस्ड एनवायरनमेंट के एनालिसिस का। तो जीएसटी के रेट्स को चेंज करना लीगल है। लीगल है, ठीक है, तो एग्जांपल लिखना इज मोर ऑफ अ थिंग जो आने चाहिए, रेदर देन कि हाँ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछने की अब टाइम नहीं रहेगा, तो वो तुमसे एग्जांपल के जरिए समझना चाहेगा कि तुम्हें वो टॉपिक आता है या नहीं आता। तो एग्जांपल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही सिंपल डायरेक्टली लिखा हुआ है पुट सम एग्जांपल्स, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। चलो फिर आता है सर अगर हमने इंटरनेशनल जाना है तो हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा। पहली बात तो है अगर इंटरनेशनल जाना है तो कुछ चीजें बदल जाएंगी कंपनी के अंदर, क्या वो एक यूनिट से मल्टीपल यूनिट बन जाएगी, यस, कॉमन ओनरशिप वगैरह स्ट्रेटेजीज वगैरह तो वही चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो विजन मिशन हमने सेट किया था कंपनी का वो तो वही रहेगा, गोल तो आज भी वही है। फिर स्टेक होल्डर्स क्या ग्लोबल वाले भी ऐड हो जाएंगे हमारे पास, बाहर के लोगों के साथ भी हमारा टाई अप हो जाएगा, और क्या हमें रिसोर्सेज इंडिया वाले भी शेयर करने पड़ेंगे, इंडिया के लोग क्या बाहर वाले लोगों के लिए काम करेंगे ना, क्योंकि यहाँ की कंपनी भी तो है, अब इंडियन ऑफिस खोलो या बाहर का ऑफिस खोलो तो मर्ज होकर काम करना पड़ेगा, तो आपके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। क्लियर है सर, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, की ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं गोइंग ग्लोबल जाने, क्या हो सकते हैं जी। पहले आप क्यों सोचते हो ग्लोबल जाने का सबसे पहला रीजन, ग्रोथ, नेसेसिटी, हमारे को लगता है भाई नेसेसरी है कि हमें ग्रोथ करना है, हमें एक्सपैंड करना है, ये तो पहला रीजन है। उससे बेनिफिट क्या निकल के आता है, कॉस्ट रिडक्शन होने के चाहे हमको बेनिफिट मिल जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, और लेवरेज का बेनिफिट मिल सकता है कि कहीं ना कहीं मेरी दूसरी कंपनी होगी तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कहीं ना कहीं पैसा बचा लूंगा, और कैश फ्लोज और सेल्स मेरी बढ़ जाएंगी कहीं ना कहीं, और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट मुझे मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं मेरा जो मार्केट है जो इनसफिशिएंट है मेरे डोमेस्टिक में, उसका मेरे पास एरिया खुल जाएगा, मैं और बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाऊंगा। तो ये वाले सारे क्या है, सिंपल वाले आंसर है, 5 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, मार्क कर लेना जो जो याद आ रहे हैं। सिंपल ग्रोथ से स्टार्ट करना, ग्रोथ से क्या बेनिफिट होगा ऐसे सोचने आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलो
सर अब आता है सिंपल सी कहानी, हमने ये तो कर ली कि हमने इंटरनेशनली बेनिफिट क्या हो सकते हैं और इंटरनेशनल होने से होगा क्या, लेकिन इंटरनेशनली खुद को डेवलप करना इतना आसान नहीं है। तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप इंटरनेशनल जाने से पहले सोच के प्लानिंग कर रहे हो। अभी हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी थी इंडियन ऑफिस को बनाने की। अभी तक हम प्लानिंग क्या कर रहे थे, अपना जो हमने इंडिया में सेटअप कर रहे थे वो। लेकिन अब हमने सोचा यार हमने ना कहीं इंडिया का सेटअप में सही बैठ रहा है, इंटरनेशनल भी साथ के साथ कर लो, जो भी लाइसेंसेस वगैरह इंडिया के लिए करने लगे हाथ इंटरनेशनल के लिए भी अप्लाई कर लेंगे। तो हमने बोला कि चलो ये भी ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि डेवलप करना है खुद को इंटरनेशनली, तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए या कैसे सोचना चाहिए या क्या उससे चैलेंजेस हो सकते हैं, सारी कहानियां आपको उस टाइम पे सोचनी पड़ती है। तो सिंपल ऊपर लिखा हुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग, ये तो क्लियर है। एक्सपेंसिव तो होगा ही होगा, ठीक है ना, इतना नहीं है, वहां पे सेटअप करना पड़ेगा, जगह लेनी पड़ेगी, पूरी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, लोग रखने पड़ेंगे। इट्स एन एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, ये दोनों चीजें तो लगी रहेंगी। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट भी क्या यहाँ पे फिट होता है? क्या बाहर भी तो लीगल पॉलिटिकल सब कुछ चलता होगा, तो क्या ये वाला एरिया भी क्लियर चलेगा वहां पे? तो वही वाली जो लिमिटेशंस है वो तो लिमिटेशन यहाँ पे भी वही चलेंगी, कुछ नया नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे इंडियन लॉ लग रहा था वहां पे इंटरनेशनल लॉ लग जाएगा। चीजें कुछ नहीं बदल रही है, सिर्फ चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबली और इंटरनली, ये तो हो गया। अब आता है कि सर अगर हमें जाना है तो कैसे करें। तो अब मेरे क्वेश्चन आता है कि हमें सर ये स्टेप्स याद रखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, क्यों? वो वाला आंसर शुरू हो रहा था जो पहले हमने पढ़ा था, प्रोसेस तो डेवलप विजन से, वहीं से शुरू हो रहा था। पहले विजन डेवलप करते हैं, फिर एनवायरमेंटल की स्कैनिंग करते हैं। पिछले वाले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए थे पूरा का पूरा प्रोसेस, ऐसे वाला जो ग्राफ बना हुआ था वो डायग्राम सा पढ़ा था। अब कहानी आती है जब इंटरनेशनल अपने अपना धंधा खोलना है, यहाँ का खोला है, तो क्या विजन सब दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा? दोबारा से विजन डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे ऐसे क्यों बैठे हैं हम लोग जैसे कुछ बोलने ही नहीं है? तेरी भी मेरे को नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। दोबारा से डेवलप करने की जरूरत है विजन? नहीं है ना। तो सिंपल, पहले मैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग दूसरे नंबर स्टेप पे चलूं। विजन तो मेरा ऑलरेडी इंडिया के लिए डेवलप है, वही काम मेरे को बड़े लेवल पे करना है, तो विजन तो मैंने सोच रखा है। तो सिंपल है, तो पहला वाला स्टेप तो कट गया, तो दूसरा कहां से शुरू होगा? इवैल्यूएट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग, राइट? यही करा था हमने वहां पे भी, कि जाके दिखाऊं डायग्राम वापस, याद है ना कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूँ? ठीक है ना। तो डेवलप विजन करने की सर जरूरत नहीं है, सेकंड नंबर से शुरू करते हैं सर, इवैल्यूएट करना अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसलिए पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात कर लेते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में अब सिंपल होगा, जहां पे आप नॉर्मल कुछ भी वर्ड लिख रहे थे उसके आगे इंटरनेशनल लगाना है। कंडक्ट अ थॉरो असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है ना। अब आप जो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज यहाँ की देख रहे थे, वहां के हिसाब से क्या हो सकती है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज में न्यू मार्केट बढ़ रही है, थ्रेट्स में क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमें वहां की रेगुलेशंस का इतना आइडिया नहीं है। तो हमारे अच्छे टाइप्स हैं लोगों के साथ जो हमारा काम करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें टाइप अभी करने पड़ेंगे, तो इतना आसान नहीं होगा ये करना, ठीक है ना। रेटिंग देम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कैपेबिलिटीज वी आर ग्लोबल स्वॉट एनालिसिस, तो स्वॉट एनालिसिस करने को ही बोल रहा है वो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसका मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने को बोल रहा है। अब ये कर ली, अब इसके बाद क्या आएगा? अब कहीं ना कहीं आपको जो आपका स्कोप ऑफ ऑपरेशन, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था ऊपर, ये ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पे काम कर रहे थे। अब क्या आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बड़ा हो गया? जैसे आपने बाहर जाने की सोची, क्या वो भी एक्सपैंड कर जाएगा? क्योंकि आपका पहला गोल ही की ड्राइवर में क्या था? एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करने का मतलब है ऑपरेशंस बढ़ाना। अगर आपने ऑपरेशंस बढ़ाए तो आपको वो स्कोप ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई अब इंटरनेशनल हम क्या क्या करेंगे। जो यहाँ करते हैं उससे कुछ बड़ा ही करने का सोच रहे होंगे तभी बाहर जा रहे हैं, या तो हमारे को और एक्सटेंड करना है, या उसके थ्रू हमें उसके आसपास की मार्केट्स में पहुंचना है, तो लॉजिस्टिक्स में बढ़ना है, क्या बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन हम किस लेवल पे करना चाहते हैं और हमारा जियोग्राफिक रीजन कहां तक होगा। मतलब अब एक कंट्री, बाहर की कंट्रीज में भी इंडिया की तरह बहुत सारे शहर होंगे, जैसे यहाँ से दिल्ली मुंबई कोलकाता है दूर दूर, ऐसे वहां पे भी 3-3 4-4 घंटे के एरिया में बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। यूएस चले जाओ तो यूएस से बहुत कुछ लगता है यूरोप के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा कि आपका जियोग्राफिक रीजन कहां तक है। सिर्फ यूएस में बिल्कुल पर्टिकुलर मैं एक न्यूयॉर्क में ही जाना चाह रहा हूँ, या मैं उसके आसपास के 6-7 रीजन और भी कवर करने वाला हूँ लॉजिस्टिक्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूँ, स्कोप ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करूंगी, कितना फैलाना है मुझे अपना बिजनेस, ठीक है ना। चद्दर कितनी फैलानी है आपने, वो आपको बताना पड़ेगा, तो वो डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली लोग रखे जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनली जब जाना होगा तो मुझे क्या क्या सोचना पड़ेगा? पहले नंबर पे वहां का सॉर्ट करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। वहां का सॉर्ट करने के बाद मुझे सॉर्ट करने का ये देखना है कि भाई मेरे को काम करना कितना है, कितना इन्वेस्ट करना है मुझे। एक रीजन तक इन्वेस्ट करना है, 100 लोग रखने हैं, छोटा सा ऑफिस खोलना है, सिर्फ हेड ऑफिस खोलना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप डिलॉइट में गुड़गांव में जाओगे तो गुड़गांव में 3 ऑफिस है डिलॉइट के। अब सारे के सारों के पास ये नहीं बैठे हुए, एक वहां पे सिर्फ 12-13-14 बंदों का ऑफिस ही है जो एयरटेल की बिल्डिंग के साथ में है, वहां पे सिर्फ हेड ऑफिस है वो डिलॉइट का, ठीक है ना। वो सिर्फ मेन ऑपरेशन वहां पे हैंडल करते हैं, डिसीजन मेकिंग वाला एरिया, जो कोर प्रोसेसिंग होती है जहां पे एक्चुअली में डिलॉयट का जो पूरा ऑपरेशनल चल रहा है वो हमारा साइबर हब में है, जो हम गोल वाली बिल्डिंग देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है डिलॉयट जब जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो वहां पे तो वही वाली कहानी है यहाँ पे कि आपको वहां पे अपना जियोग्राफिकल ऑपरेशंस कितना लेवल पे रखना है,
इज इट लिमिटेड टू 15-20 पीपल जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे और वो आपको बताएंगे, आप उनके साथ टाई अप में रहोगे और वो सिर्फ डील्स करके देते रहेंगे आपको सिर्फ पहुंचाना है, या फिर एक्चुअल टीम बिठानी है जो ऑपरेशंस करे, मशीन लगानी है, प्रॉपर तरीके से लेबर रखनी है, या ऐसा करना है। ठीक है ना। तो पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पे करा ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन और आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक रीजन कौन सा है और हम क्या टेलर करने वाले प्रोडक्ट या सर्विस, हमारी ऑफरिंग क्या रहेगी, कौन सी मार्केट में रहेगी। क्लियर है। एग्जांपल देखो, एक्सपोर्ट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया कि वहां से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सिर्फ, या जॉइंट वेंचर करके अपना नया बिजनेस वहां पे बनाना चाहते हैं और उसके थ्रू काम करना चाहते हैं। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा भाई क्या करना है इंटरनेशनल वालों के साथ, कितना टाई अप रखना है, होली ऑन सब्सिडरी बना दें, सब्सिडरी बना दें, जेवी बना दें, एसोसिएट बना दें, ये सारे आंसर्स अकाउंट्स वाले हैं। तो अकाउंट्स में क्या आता है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन नहीं डिफाइन करता अकाउंट्स हमारा। ठीक है ना। अगर 50 से ज्यादा परसेंट का हिस्सा दे दिया तो सब्सिडरी बन जाएगी, पूरी की पूरी 100% अपने पास ही ओनरशिप रखी, वहां पे सिर्फ लोग रखे नीचे तो होली ऑन सब्सिडरी बन जाएगी। 27% से ऊपर चले गए तो ज्वाइंट वेंचर बन जाएगा, 21% से नीचे रह गए तो एसोसिएट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो। तो परसेंटेज ऑफ द ओनरशिप डिफाइन योर स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर सर अब जब हमने बता दिया तो हमारा उसके लिए कोई गोल भी होगा जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना होगा, उसी के लिए वहां पे गए हैं। तो फिर एस्टैब्लिश अ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, कि फॉर द इंटरनेशनल वेंचर वही वाला ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वही वाला स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो। तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बता दो फॉर इंटरनेशनल वेंचर, इंक्लूडिंग कि भाई हमारा टारगेट क्या है, क्या रेवेन्यू गोल कर रहे हैं, उसके बाद हमारी ब्रांड को हम किस तरीके से लेना चाहते हैं, कौन सी न्यू टेरिटरीज हमें हिट करने वाली है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, डेवलप कर रहे हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग के टाइम पे क्या क्या थॉट प्रोसेस आना चाहिए, पहले नंबर पे कि सर स्कैनिंग करनी पड़ेगी वहां की, दूसरे नंबर पे स्कोप बताना पड़ेगा वहां का, तीसरे नंबर पे उसके अकॉर्डिंगली क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, और चौथे नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि बाहर कौन सी स्ट्रेटेजी काम करनी होगी। बाहर के लिए विजन मिशन नहीं बनाना पड़ता, लेकिन बाहर के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इंडियन स्ट्रेटेजी विल बी डिफरेंट एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। यस और नो, कोई डाउट है जल्दी से बता दो, इतना मुश्किल है नहीं वैसे ये। अगर बाहर जाना है आपको कोई काम को लेकर, अगर आपने बाहर पढ़ने भी जाना होगा तब भी ये सारे स्टेप्स लगते हैं। आपको वहां पे देखना पड़ेगा भाई अपॉर्चुनिटी सेट, कितने साल का कोर्स है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बाद मुझे। जो कनाडा जाते हैं उनके थॉट प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। कहीं भी चले जाओ आपको सोचना पड़ेगा कि भाई 4 साल के बाद मुझे पीआर मिलेगी, किसी की 7 साल है, किसी की 10 साल है। पहले लोग इधर जा रहे थे यूके, वहां पे 5 साल बाद पीआर मिल जाती थी। नाउ द रिसेंट रेगुलेशंस कम्स, दे हैव एक्सटेंडेड दैट टू 10 इयर्स। एकदम से बच्चा खत्म हो गया इंडिया का, एकदम से बहुत तगड़ी रिडक्शन आई है। ठीक है ना। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहां पे उसका काम करते हैं, उनकी फाइल्स वगैरह बनाने, क्योंकि वहां पे लोग फाइल्स वगैरह और असाइनमेंट्स वगैरह नहीं बनाते। दे गिव दैट वर्क टू इंडियन पीपल टू मेक दैट थीसिस लिखना, ये लिखना, वो लिखना। अब आता ही नहीं है बच्चा, क्योंकि 10-10 साल का वो गए, 10 साल बाद क्लियर लेने के लिए तो किसी और कंट्री में चले जाएंगे वो लोग, है ना। तो वही वाली काम है। तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आपको देखने चलने पड़ेंगे। फिर आपका आता है ऑपरेशंस करना क्या है भाई, वहां जाके पहले तो ये डिफाइन कर कौन से वाला, कोई नर्सिंग में जाता है, कोई किसी में जाता है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, मेरे को पीआर लेनी है या पास होकर पढ़ के वापस आना है, दैट्स द ऑब्जेक्टिव यू हैव टू होल्ड। उसके बाद लास्ट में आपको उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, भाई यहाँ से कैसे जाना है और वहां जाके क्या करना है, कहाँ रहना है। तो हर जगह पे यही लगता है इंटरनेशनली, कोई नया तरीका नहीं है इसको सोचने का। ठीक है, बस बिजनेस सेंस में हमें लिखना है आंसर, वैसे सिमिलर है। क्लियर है। हमेशा मैंने हर चीज के नीचे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जो आप लोगों को ऐसे बस पढ़ते जाना है, क्योंकि ये दिमाग में बैठते रहेंगे, कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगे। ठीक है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। पेपर में ऐसा सा कोई वर्ड ही लिख के आना है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनलाइजेशन, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, मार्केट एंट्री, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, ये कोई याद करने वाले वर्ड नहीं है। व्हेनेवर यू गो थ्रू द बुक, जस्ट गो थ्रू दीज वर्ड्स सो दैट इट विल अडैप्ट समवेयर इन योर माइंड। तो भी आंसर लिखते लिखते अपने आप वो वर्ड याद आ जाता है। ऑब्जेक्टिव लिख लोगे अपने आप स्मार्ट लगा दोगे आगे। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए ये इनको फॉलो करना है, वर्ड्स को याद करना नहीं है, स्पेसिफिकली फोकस नहीं करना है, बस पढ़ते हुए आंखों के आगे से निकाल देना है, सो दैट इट विल स्टे समवेयर इन योर माइंड। ठीक है, चलो एवरी पेज जल्दी से खत्म करते हैं। एनालाइजिंग द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। सर अगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट वगैरह पहुंच के उसको एनालाइज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो बुक ने मतलब इसको वैसे भी ओवरऑल भी कर सकते थे, बट बोला 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करो भाई। रीजनल एनालिसिस को अलग कर लो, मल्टीनेशनल एनालाइज करना है तो अलग कर लो, पूरी की पूरी कंट्री के हिसाब से करना है तो अलग कर लो। ये भी वो क्या कर रहा है, बांट रहा है। जैसे इंडिया में हम बांटे, हमारा रीजन हो गया एक अलग, हमारा मल्टीनेशनल हो गया, हमारे आसपास के जो एरियाज हो गए, NH1 को बोलते हैं रीजन। NH1 बेल्ट पूरी कवर करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है बताता हूँ। लेस की कंपनी है, लेस की कंपनी ये तीनों चीजें करती है। पहला लेस क्या करता है, पहले लेस कहता है भाई मेरे को NH1 बेल्ट कवर करनी है, हरियाणा वाली जो पूरी बेल्ट है, इस पे जो मेरा रहेगा ये मेरा रीजन है। अब उसके आसपास छोटा सा निकल जाओ, इधर नीलोखेड़ी आ गया, इधर ये वाला एरिया आ गया, उधर वो वाला एरिया आ गया, वो मल्टीनेशनल एनालिसिस में चला जाएगा कि भाई और भी आसपास के मल्टी एरियाज को भी कवर कर लो। और लास्ट में आपका आ जाता है कंट्री एनालिसिस की, ओवरऑल कंट्री में किस तरीके से लेस चलेगा। तो ये हर किसी का सिमिलर प्रोसेस है, कोई नवा नहीं है। तो रीजनल में क्या आता है, पढ़ लेते हैं चलो।
फोकस क्या करता है? इन डेप्थ इवैल्यूएशन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया। बता दिया उसने कि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया करेगा। अभी इंटरनेशनल की बात कर रहा है तो नाम में इंटरनेशनल देखने को ही मिलेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन आ गया, पूरा का पूरा ईयू, ये मैंने अपना एक रीजन ले लिया कि यार ये रीजन मेरा टारगेट एरिया है, ठीक है। पर्पस क्या है? अंडरस्टैंड करूंगा क्या पूरा का पूरा पेस्टल उसका, और सॉर्ट, कुछ नया नहीं करूंगा। पहला वाला स्टेप ही लगा रहा हूं, मतलब ये स्टेप यही वाला है, डेवलप करना चाहता हूं स्ट्रेटेजी, उसके लिए इन्वायरमेंट भी तो समझना पड़ेगा। ये जो पहला वाला आपने बोल तो दिया स्टेप, इवैल्यूएट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब इसके लिए क्या मुझे इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा, तभी मैं इवैल्यूएट करूंगा, स्वॉट लगाऊंगा। तो स्वॉट लगाने जा रहा है वो, अब वो कह रहा है स्वॉट कितना बड़ा लगाऊं, तो कह रहा है भाई पहले रीजनल एनालिसिस फोकस है तो रीजनल पे लगा के देख ले, सिर्फ यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज का पॉलिटिकल फैक्टर्स उठा ले जो तेरे बिजनेस को हिट कर सकते हैं, वहां तेरी इंडस्ट्री कैसी है ये पता लगा ले। तो कहीं ना कहीं सिर्फ रीजनल के बेसिस पे सोच रहा हूं अभी, और कुछ नहीं सोच रहा। उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करूंगा लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशन सब कुछ, और आइडेंटिफाई करूंगा मेरी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या है, मेरे रिस्क क्या है, मेरा मार्केट डायनामिक्स क्या बोलता है। यही चीज अगर तेरे को लगता है तेरे को मल्टीनेशनल जाना चाहिए तो मल्टीनेशनल लेवल पे चले, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एज अ होल, वर्ल्ड एज अ होल लेके कंसीडर करके चल ले भाई इसको, अगर तेरे को ऐसे करना है तो ठीक है ना। उसमें तेरे पास क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, जहां पे तू बैठा है वहां पे टाइम पीरियड अलग है, यहाँ से तो किसी और, अब तो यहाँ से वियतनाम में तो 1.5 घंटे का डिफरेंस है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में हम आगे पीछे हैं, किसी के 4 घंटे, किसी से 1.5 घंटा, तो वो तेरे को उसके क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, टाइम चेंजेस के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो वो सारा भी तेरे को क्या आ जाएगा, वहां पे भी तो अंडरस्टैंड करेगा क्या मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। करना मैक्रो और माइक्रो ही है, दो ही चीजें हैं, आसपास वाले लोग और बाहर वाले लोग, यही दो चीजें एनालाइज कर सकते हो, चाहे इंडिया में बैठे हो चाहे बाहर बैठे हो। और तीसरा क्या है? कंट्री एनालिसिस की पूरी अब तो बोले तो इंडिया में तो पूरी ब्राजील कवर करना चाहता है, पूरे जापान में अपना असेसमेंट करना चाहता है, तो फिर उस वाली कंट्री के हिसाब से उसकी निकाल ले स्वॉट एनालिसिस करके। सिंपल है। एनी डाउट्स? कुछ नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल लिंक्ड है, पहले वाले पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। इवैल्यूएट करना अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, इसने 3 पार्ट्स में इवैल्यूएट हो सकता है। आपका स्कोप, अब ये जो चीज है ना ये आपके स्कोप के ऊपर डिफाइन होती है। यहाँ पे जब तुम इसमें बता दो स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन्स, यहाँ जियोग्राफिक रीजन जब आप एक्सप्लेन करते हो तब आप इन तीनों में से कोई एक लोगे कि भाई रीजनल कवर करना है, जियोग्राफिक, मल्टीनेशनल कवर करना है, या सिर्फ कंट्री कवर करनी है। तो जब आप ये एक्सप्लेन करोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा किस लेवल तक जाना है मुझे। अब मान लो मैंने इंटरनेशनल का एम करा, तो मैं क्या इंटरनेशनल में कोई एक ही कंट्री एम कर रहा हूँ या बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज एम कर रहा हूँ? मेरा मन है भाई मुझे तो कम से कम 10-15 कंट्रीज में मेरा ऑफिस खोलना है, एक कंट्री में नहीं। तो मुझे फिर उन 10-15 कंट्रीज के हिसाब से ही सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीनेशनल सोच के बैठा हूं। क्लियर है? एनी डाउट्स? तुम्हारे फेसेस तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है डाउटफुल, इसलिए मुझे यकीन सा नहीं हो रहा है तुम्हारे हाँ पे। ऐसा क्यों? Why I'm not getting that confidence from the faces? बताओ बताओ जल्दी, क्या डाउट आ रहा है, क्या माइंड में है, कुछ तो बोलो। एनीथिंग दैट बॉदर्स यू। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, डेवलप करने इंटरनेशनली, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो ये 4 लिखने हैं। बताओ बताओ बताओ। पक्का समझ आ गया कि ऐसा है क्या कि सर इतना समझ आ गया कि कुछ बचा ही नहीं है आपको कहने को, ऐसा है सर? सर इतना ज्यादा समझ आ गया, आप बैठो इधर, हम इधर आते हैं आपकी जगह। क्लियर है? एक बार ऑनलाइन वाला आप भी बता दो यार, ये लोग तो कुछ नहीं बता रहे हैं, तुम लोग हाँ बोलोगे तो मान जाओ। क्रिश, अक्षरा, मयंक, अमनप्रीत, आर वी गुड? ओके, चलो ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा ना तब पता चल जाएगा मुझे तो। चलिए, देखो जब कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता सबसे खतरनाक भी वही होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक वर्ड डालना है क्वेश्चन के अंदर कहीं से भी, रीजनल का या मल्टीनेशनल का, एंड यू हैव टू मेक योर आंसर वेरी प्रिसाइज टू सिर्फ दिस लेवल। तुम समझ रहे हो? अभी ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, मल्टीनेशनल रीजनल समझना, बट वेन एवर इन द क्वेश्चन आई रिलेट 2 कंट्रीज, और आई माइट ऐड कि अनदर कंट्रीज इन द स्कोप, व्हाटएवर इन द लाइन, बहुत सारी केस स्टडी में एक लाइन के 3 वर्ड्स होंगे कि मतलब कि एक मेरा प्लानिंग टू ऐड एडिशनल कंट्री इन्वॉल्वमेंट, इतना सा, एंड देन एकदम से वो क्लिक करना कि अच्छा 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 ये मल्टीनेशनल हो जाएगा। Are you getting my point? That is very hard to capture when it is in a case study. सीधा क्वेश्चन पूछो मल्टीनेशनल तो बहुत आसान नहीं है समझना, लेकिन जितना ही आसान टॉपिक है उसको किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करना उतना ही टीचर के लिए भी आसान है, क्योंकि उसे क्या करना है, उसे कोई डायरेक्टली मल्टीनेशनल वर्ड थोड़ी लिख के देना है तुम्हें, वो तो एग्जांपल से लिख के देगा, वो सिंपल बोल देगा कंपनीज एस्टैब्लिश इन यूरोपियन यूनियन। ये तो तुम्हारे को समझना पड़ेगा, अच्छा ये रीजनल एनालिसिस की बात कर रहा है,
ठीक है ना? तो जब एक क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसे कितने पार्ट्स में आपको बांट के देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक हो गया, ये वाला ये कह रहा है, ये वाला ये कह रहा है। तो एक कंसेप्ट क्वेश्चन के अंदर कम से कम 6 से 7 कंसेप्ट लग सकते हैं। तो वो कंसेप्ट्स याद होंगे तभी तो याद अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो चीज क्लिक करती रहेगी पढ़ते हुए। वरना वो वर्ड मिस कर दिया, पूरा आंसर लिख दिया, दोबारा पढ़ने गए और वो वर्ड समझ आ गया तो वो तो काटोगे ही काटोगे जो लिखा है। और उसको तो तुमने 8-7 मिनट जो खराब करे करे, उसके बाद फिर दोबारा से उसका आंसर लिखना। समझ? तो इसलिए बता रहा हूं, तो इसलिए आसान है, आई एग्री, बट इससे क्वेश्चन उलझाना भी बहुत आसान है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंट्री के बारे में बोल रहा है, सिंपल बोलेगा इंडिया, जापान, यूएस, तो फिर कंट्री एनालिसिस है और उसके बेसिस पे आंसर करके आएंगे। वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा किसी एरिया का कोई स्पेसिफिक रीजन की बात करेगा, तो पता चल जाएगा कि अच्छा अच्छा रीजनल पे जा रहे हैं अभी। पर हम इंटरनेशनल हो चुके हैं, वो क्वेश्चन के अंदर इंटरनेशनल भी ना लिखे शायद, वो सीधा यूरोपियन यूनियन लिख दे। ठीक है ना? एबीसी लिमिटेड हैविंग ब्रांच इन यूरोपियन यूनियन, पता नहीं इंटरनेशनल क्वेश्चन दिया है, पर तुम्हें समझना है कि इंटरनेशनल क्वेश्चन आ गया है। और उसके बारे में पूछ लेगा फिर उसे कौन कौन से की ड्राइवर्स आ रहे हैं जो एबीसी एनालिसिस को फर्क पड़ेंगे, बताओ उसको क्या की ड्राइवर्स है वो यूरोपियन यूनियन के लिए। तो तुम्हें समझना है कि ये ग्लोबल गोइंग ग्लोबल वाला आंसर मांग रहा है उससे। आंसर में यही पॉइंट्स आने हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। पर तुम्हें इस पॉइंट क्वेश्चन तक पहुंचना, इस आंसर तक पहुंचने के लिए जो मेहनत लगेगी, दैट इज वेयर यू हैव टू गो विद योर, जो तुम्हें रिवीजन करनी है वहां पे। ठीक है? तो इस तरीके से सोच के चलना है कि पेपर कैसे उलझाएगा, ऐसे ही उलझाएगा, और कोई इस पे तरीका थोड़ी है इसको उलझाने का। और चलो जी, ये भाई साहब तो पता नहीं पेपर में खत्म ही नहीं होता है, मतलब ऐसा है ये। मैं वो बता रहा था जब क्वेश्चन बैंक, तो 7-8 क्वेश्चन तो इसी के थे पेपर में, बहुत बार आया है, मतलब ना की कोई बात ही नहीं है, 7-8 बार तो आया ही है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो समझते हैं। सर अब कह रहे हैं कि, कह रहा है अब आपने सारा कुछ डिफाइन कर लिया, आप ये भी समझ लिया आपने कि आपने इंटरनेशनल जाना है या नहीं जाना। अगर चलो नहीं जाना, आपने इंडिया में रहना है, यहीं तक बात करते हैं, इंटरनेशनल का छोटा सा टॉपिक तो भूल जाते हैं। अब आपने अपने तरीके से स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने लग गए हो, आप स्ट्रेटेजी आपने बना ली है, विजन मिशन आपका रेडी है, आप आगे पहुंच गए हो, आपने कुछ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज भी डिफाइन कर ली है, जिसके अंदर से आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करनी है। यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद आपको पता है बेनिफिट्स वगैरह क्या हो सकते हैं एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट वगैरह करने के, ये भी आपको पता है। तो एंड ऑफ द डे आप इतने पे पहुंच गए कि अब आपको चाहिए कि भाई किस प्रोडक्ट पे मैं काम करने वाला हूं। मेरा बिजनेस एक्चुअली में शुरू हुआ है कि मेरी प्रोडक्ट की बात करेगा वो। तो वो कहता है कौन से प्रोडक्ट पे वो कंपनी काम कर रही है, तो आता है प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई। तो अब बात आती है प्रोडक्ट को 3 पार्ट्स में इन्होंने डिफाइन किया, मेनली 2 होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। कि भाई मेरा प्रोडक्ट क्या है, या तो मैं किसी टेंजिबल प्रोडक्ट में बात करूं जिसको मैं छू वगैरह सकता हूं, बेच सकता हूं, ले सकता हूं, दे सकता हूं, या मेरा वो इंटेंजिबल हो सकता है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, कोई भी सर्विस वगैरह, वारंटी वगैरह देता हूं। मैं सिर्फ वारंटी सर्विसेज देता हूं भाई, कोई भी लैपटॉप आ जाए मेरे पास, मैं उसकी वारंटी सर्विसेज ऑफर करता हूं, दैट्स माय प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो वो है, तो क्या है, पहले तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल। जो फिजिकल गुड्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन, एग्जांपल कार, बुक, स्मार्टफोन, व्हाटएवर। इंटेंजिबल आ गया आपके नॉन फिजिकल सर्विसेज, एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आ गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गई, फाइनेंशियल एडवाइस आ गई, एनीथिंग। तो ये हमें पढ़ते हैं अकाउंट्स में भी, है ना? इसके अपने अपने एएस हैं। उसके बाद आ गया सर प्रोडक्ट फीचर्स सेटिस्फेक्शन। तो सर आता है कि प्रोडक्ट फीचर्स की सेटिस्फेक्शन क्या है, कि बेसिकली वो सिंपल सा कहना चाह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट क्या है, कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों डेवलप कर रहे हो, क्या सेटिस्फाई करेगा, टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। तो हम कोई भी चीज को बनाते हैं ताकि जो कस्टमर की डिमांड है वो फुलफिल हो सके। मतलब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे मार्केट में नजर आई होगी, उसके अगेंस्ट मैंने एक प्रोडक्ट दे दिया, सिंपल। ठीक है ना? लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि यार झुक के सफाई नहीं होती है, तो वो घूमने वाला आ गया था, वो क्लीनर। ठीक है ना? तो वो प्रोडक्ट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी जो मैच हुआ। तो वो यही सिंपल कहना चाह रहे हैं कि आपका सिंपल क्या है, आपको करना क्या होता है कि आपको कंज्यूमर की नीड समझनी है और उसके हिसाब से उसको ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाए, इंपैक्टिंग अपील एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और उसके बेसिस पे आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को क्या कर सकते हो, जितनी वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा उसका उतना अच्छा प्राइस रख सकते हो। सिंपल है, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कम पैसे में बिकेगा, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है हेक्टी टास्क कर देगा तो फिर तो बिक ही जाएगा। ठीक है? तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पर डिपेंड करती है। पहले नंबर पे आता है प्रोडक्ट रेट, दूसरे नंबर पे आ गया प्राइसिंग डायनेमिक्स। एवरी प्रोडक्ट हैज अ प्राइस। ठीक है ना? हर प्रोडक्ट का प्राइस होता है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी फॉर्म में, हो सकता है मॉनेटरी में हो, नॉन मॉनेटरी में, बट एवरी प्रोडक्ट्स कम विद अ प्राइस। तो प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सप्लाई। सिंपल है कि प्राइसेस डिपेंड करते हैं कि भाई सप्लाई और डिमांड के फीचर पे। अगर अब जैसे सिल्वर की डिमांड है, सप्लाई कम हो रखी है, ठीक है ना, तो वो गिरा अलग रीजन की वजह से है कि मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो प्राइसेस अब उसके हाई होने चाहिए क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, आगे से मिल ही नहीं रहा है।
ठीक है ना, सरकारों ने रोक दिया कि भाई नहीं करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको अपनी कंट्री में ही कम है ये तो क्या करे, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सप्लाई डिमांड प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सारे फैक्टर्स का प्राइस डिपेंड करता है। जितनी अच्छी प्राइस क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी क्या उतना बढ़िया आप प्राइस में बेचोगे, ठीक है ना। जितनी बढ़िया डिमांड होगी क्या आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। गोलगप्पे वाले पे चले जाओ, उसमें डिमांड आगे रोज के 10 ग्राहक खड़े होने लग जाएंगे, वो दिन 5 रुपए बढ़ा देगा, सिंपल सा काम है। तो उसकी डिमांड बढ़ती है तो पैसे बढ़ जाते हैं। मार्केटिंग एफर्ट्स, जितने मार्केटिंग एफर्ट्स आप करोगे उस हिसाब से आप पैसा भी ऐड करोगे। मार्केटिंग के ऊपर जो खर्चा लगाओगे वो कंज्यूमर से तो एंड में चार्ज करोगे, तो ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो प्रोडक्ट आपका प्राइस भी हो जाएगा। एंड द टारगेट ऑडियंस, और टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है प्राइस के। नीश मार्केट वाले लोग हैं, लोअर क्लास वाले लोगों के लिए कुछ बना रहे हो तो प्राइस आपको अलग रखना पड़ेगा। वेरी टॉप क्लास हाई क्लास की कोई मिडल वगैरह अफोर्ड ही ना कर पाए, एलवी ये सब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आप बना रहे हो तो आपका प्राइस कुछ और रहेगा। तो क्या एवरी प्रोडक्ट ऐसा प्राइस हो गया। कंपटीशन ऑफन सेट्स मार्केट प्राइसेस, और अगर मार्केट प्राइसेस कभी कभी आप डिसाइड करते ही नहीं हो, आपको करने पड़ जाते हैं बिकॉज कंपटीशन ही ऐसा चल रहा है, आपके साथ इतने ज्यादा क्लोज प्रोडक्ट्स बने हुए हैं कि आप उनसे ज्यादा क्या नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं कर सकते। 1-2 रुपए पे खेल सकते हो लेकिन बहुत नहीं खेल सकते। सोप की बात करें, डव का सोप आता है, वतेरो के सोप आते हैं, ठीक है ना। बॉडी लोशंस आते हैं, बॉडी लोशन में देखो क्या मार्केटिंग चल रही है पूरी, कंपटीटर 5 रुपए गिराता है, हर किसी प्रोडक्ट को नीचे आना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो कंपटीशन ऑफन सेट्स मार्केट प्राइसेस रिक्वायरिंग बिजनेसेस टू फोकस diligently on the cost और मैनेजमेंट फॉर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। तो एंड ऑफ द डे क्या है, प्राइसिंग किसी भी फैक्टर पे डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपका कंपटीटिव एडवांटेज क्या है। अगर आप एक बड़ी मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो आपका प्राइस हमेशा कि क्या रहेगा कि नॉमिनल सा रहेगा, सो दैट बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और अगर आप बहुत ही नीश कस्टमर्स को कर रहे हो कि मेरे साल में 2 प्रोडक्ट भी दिए मेरा काम हो जाएगा, देन योर प्रोडक्ट शुड बी वेरी हाई क्लास। क्लियर। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, बिजनेस के अंदर घुस चुके हैं। याद करो जैसे हम स्टैंडर्ड्स में उसमें जाते थे, स्टैंडर्ड में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब हम एक्चुअली में देख रहे हैं कि भाई तू काम क्या करता है, उसको ऑडिट करना है, उसके प्रोडक्ट उसकी इन्वेंटरी में पहुंच गए 501, ठीक है ना। तो वो इन्वेंटरी क्या होगी, उसका प्रोडक्ट उसकी इन्वेंटरी होगी, जिस भी बिजनेस की बात करेंगे हम। तो वही कहानी हो रही है, पहले उसका प्रोडक्ट समझा, भाई टेंजिबल करता है, टेंजिबल करता है, किस चीज के लिए बनाया था वो बता दे। उसने बताया सर ये डिमांड थी मार्केट में तो हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, ठीक है। वो पूछेगा प्राइस का बेसिस क्या है, भाई तू चार्ज कर रहा है जो 100 रुपए, तू किस बेसिस पे चार्ज कर रहा है, तो वो बता देगा सर कि मेरा क्या रीजन है प्राइस का, इतने का मुझे पड़ता है, इतने की मेरी मार्केटिंग लगती है, इतने का मेरा ये वाला खर्चा है, इतने का मैं डिलीवरी पे लगाता हूँ, तो घूम फिर के मैं इतना मैंने प्राइस रख रखा है और ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। ये आ गया। फिर क्या प्रोडक्ट्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेसेस के लिए, ऑब्वियसली बिजनेस का ऑपरेशंस हो गया, आपने जो प्रोडक्शन करनी है, क्वालिटी कंट्रोल, सेल, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, ये सारे क्या प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। प्रोडक्ट कैसे करेगा काम, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने का काम करता है, ड्राइव करता है प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट पे प्रोडक्शन होगी, उसी का क्वालिटी कंट्रोल होगा, उसी की सेल होगी, उसी की मार्केटिंग होगी और उसी का लॉजिस्टिक्स होगा। यस नो कुछ कैमरा यूज में आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हमेशा एक प्रोडक्ट का एक यूजफुल लाइफ साइकिल भी होता है, तभी हमारे डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट आया था अकाउंट्स के अंदर। यस और नो, किसी के 10 साल, किसी के 4 साल, किसी के 25 साल, किसी के 40 साल, ये सारे कांसेप्ट कहां से आए थे, बिकॉज़ प्रोडक्ट हैज अ लाइफ साइकिल। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट को रिप्लेस होना है या रेनोवेट होना है, वो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ये वाला टॉपिक का फाइनल में पढ़ोगे, डिसमेंटलिंग करना। सारे प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल नहीं होती, जिस प्रोडक्ट की डिसमेंटलिंग होती है उसको डेप्रिशिएट नहीं करा जाता, अलग तरीके से करा जाता है, मतलब करा जाता है बट उसको डेप्रिशिएशन फॉर्म में नहीं करा जाता, डिसमेंटलिंग फॉर्म में कर दिया जाता है कि यहाँ पे डिसमेंटल करो, फिर से उसे कर लेना जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन का पूरा चैप्टर मिलेगा आपको पीपीई के अंदर, टॉपिक अभी नहीं होगा तुम्हारे को। छोटा सा था। आ गया होगा तो मुझे नहीं पता, चले फाइनल में था, आ गया तो अच्छा है। तो वो चीज, तो वो सारी की सारी किस में आती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आती है। एग्जांपल मोबाइल फोन्स रिप्लेसिंग फिक्स्ड लाइन टेलीफोन्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है कि हाँ जैसे पहले टेलीफोन चल रहे थे, अब रिप्लेस हो गए मोबाइल फोन हो गए, आने वाले टाइम पे कुछ और आ जाएगा, ठीक है। आपको फोन से अंगूठी से भी बात होने लग गई है, उससे भी, तो मतलब द थिंग्स आर रिप्लेसिंग। तो वही वाली कहानी ये कह रहे हैं, हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट है ये तो बेसिक समझाने के लिए था। अब आपकी बुक में 3 पेजों में है ये पूरा का पूरा, ये पूरा बस इतना सा 2.5-3 पेज लिख रखे हैं इसके ऊपर, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आएगी। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट सर, पीएलसी साइकिल बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कह देते हैं, पीएलसी मैट्रिक्स बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर कभी भी नहीं नाम लेगा वो इसका, बहुत ही रेयर केसेस में नाम लेगा। जो पहले क्वेश्चन आते थे 19-20 के आसपास, 21 के आसपास, तब तो बता देता था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अब नहीं बताता। अब क्या करेगा, अब आपको कोई सिचुएशन देगा या फिर ऐसे बोल देगा डिक्लाइनिंग स्टेज में बिजनेस चल रहा है, आपको बोल देगा बिजनेस ग्रोथ स्टेज में चल रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे बैठा है और उसके बाद क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो हमें समझना पड़ेगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खुद से। अब यूजुअली नहीं बताता है, बता देगा तो अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में, अगर बता दिया तो इसका आंसर नहीं पूछेगा,
तुम समझ रहे हो? अगर ये बता दें कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिस पे बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पे, तो क्वेश्चन किसी और लेवल को टारगेट कर रहा होगा। अगर इसको टारगेट करेगा तो इसके बारे में नहीं बताएगा, इसको इसके बारे में तुमसे जानना चाहेगा कि तुम्हें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ आ रहा है या नहीं है। तो ये क्या है सर, ये फंडामेंटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, डिस्क्राइबिंग द स्टेजेस। ये क्या करता है, ये स्टेज डिफाइन करता है अ प्रोडक्ट गोज थ्रू, कि एक प्रोडक्ट जब आप शुरू करते हो अपना बिजनेस से लेके जब तक आप उसे चलाते हो, जो हमने लाइफ साइकिल की बात करी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, तो उसको ये डिस्क्राइब करता है 4 स्टेजेस में। वो कहता है एक प्रोडक्ट जब बिल्कुल एकदम से, जब उसकी रिसर्च कर रहे होते हो आप, जिस प्रोडक्ट पे आपने रिसर्च करना शुरू किया, जब आपको लगा एक बिजनेस में, एक मार्केट में इशू प्रॉब्लम नजर आई है, उसके लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। मुझे कुछ बनाने की बात है, जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हो आप, उस रिसर्चिंग फेज में हो या डेवलपिंग फेज में हो, R&D जब आप कर रहे होते हो, सिंपल यहाँ लिख लेना, R&D की बात कर रहे हो। तो जहां पे जब R&D हो रही होती है प्रोडक्ट की लॉन्च से पहले, तो उसे कौन सा स्टेज बोलते हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज। की भाई मार्केट में एक प्रोडक्ट आने वाला है, दैट्स एन इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? फिर उसके बाद कौन सी आती है? जैसे जैसे वो प्रोडक्ट आता है और लोगों को पता चलता है अरे यार ये प्रोडक्ट आया है इस चीज के लिए और ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो कौन सी स्टेज में पहुंच जाता है वो? ग्रोथ स्टेज में। जैसे ही सेल्स होने लग जाए, जब बिकने लग जाए, वो मार्केटिंग में रेगुलर ऑर्डर्स आने लग जाए किसी के, तो बिजनेस को पता चल जाता है हम लोग ग्रोथ स्टेज में आ गए हैं, अब हमारा चढ़ने का टाइम आ गया है। फिर चढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि सेल्स उतनी हो जाती है कि कांस्टेंट हो जाती है। रोज का मतलब मेरे पास 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो 100 ही आ रहे हैं, किसी दिन 98, किसी दिन 104, किसी दिन 95, इसी रेंज में एक ऑर्डर आके क्या हो जाता है, रुक जाते हैं। मतलब एक बिजनेस के टाइम पे एक टाइम आता है, रुक जाता है। ठीक है ना? तो वो कौन सी स्टेज जाती है हमारी? मैच्योरिटी स्टेज। और लास्ट में कौन सा आता है फिर उसके बाद? सेल्स एकदम से क्या होती है, या तो कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है सस्ते रेट में, या फिर कोई और ही टेक्नोलॉजी आ जाती है जो आपकी वाली टेक्नोलॉजी से बेटर निकल के आ जाती है। उस पीरियड में क्या क्या होने लग जाती है, फिर हमारी सेल्स नीचे होने लग जाएंगी। तुम कौन सी स्टेज में पहुंच गए? डिक्लाइन स्टेज में, द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकिल, सेल्स बिगिन टू फॉल। सेल्स हमारी क्या होने लग जाती है? खत्म होने लग जाती है। तो हर चीज हमेशा, हम लोग भी ऐसे ही है। एक टाइम पे हमारी इंट्रोडक्शन हुई थी, फिर हम लोग बड़े हो रहे थे, फिर हमारी भी एक टाइम पे मैच्योरिटी आ जाएगी, और फिर ओल्ड एज में की तरफ बॉडी चलने लग जाएगी। सेम है, सबके साथ सेम होता है। हम भी प्रोडक्ट ही हैं, किसी और कुछ तो है नहीं, तो प्रोडक्ट ही है। हमारे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही थी कि नहीं हो रही थी? दूसरे सेंस में हो रही थी, पर हो रही थी। तो हम भी रिसर्च R&D से बने हुए हैं भाई, ये और से नहीं बने हैं। ठीक है, क्लियर है? 4 स्टेजेस कौन कौन सी होगी? Production, growth, maturity और clarity. ये 4 है। अब पेपर मैनी एरियाज में जाके आपको तंग करेगा। कोई बिजनेस के बारे में सीधा बोलेगा कि उसकी सेल्स एकदम डिप होने लग गई। समझ रहे हैं? हो गया बोला टॉपिक, बाहर आ जाओ, बड़े हो गए लोग। ठीक है, तो क्या कहेगा कि एकदम से किसी की सेल्स पीक पे थी, एंड इन 2024 द सेल्स ऑफ द कंपनी वर अमाउंट दिस लाख, एंड इन 2025 देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन सेल्स, एंड द कंपनी इज नाउ ओनली सेलिंग अराउंड 5000 यूनिट्स। पहले 50,000 बेच पा रही थी, लेट्स से, ऐसा बोलेगा। तो समझ आना चाहिए कि ये डिक्लाइन स्टेज की बात कर रहा है। कंपनी एकदम से नीचे की तरफ आ गई, सेल्स ड्रॉप होने लगी। सेल्स ड्रॉप होना, सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सेल्स ड्रॉप होने की बात करेगा, प्रॉफिट कम होने की बात करेगा, या फिर बोलेगा कि कंपनी के सेल्स एकदम से देयर इज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द लास्ट ईयर, एंड नाउ द कंपनी सेल हैज बीन टारगेटेड फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 5 लाख यूनिट्स। तो वो ग्रोथ स्टेज की बात कर रहा है, एकदम से कंपनी की सेल्स बढ़ गई है। समझ रहे हो? क्वेश्चन ऐसे तंग करने वाला है। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, सब पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है सर, ये मैंने तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन कुछ कुछ एरिया है जो कॉमन है, तो टारगेट होते ही होते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। इंट्रोडक्शन में स्लो सेल्स ग्रोथ की बात करेगा तो इंट्रोडक्शन आ सकती है। नो कंपटीशन, वो कहेगा एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कंपटीशन ही नहीं है, इसका मतलब इंट्रोडक्शन आप किसी R&D पे काम कर रहे हो, कोई नई चीज पे काम कर रहे हो, तभी कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई चीज की ग्रोथ होने लग जाए और सेल होने लग जाए, तो इंडिया तो इतनी बड़ी मार्केट है, यूं कॉपी हो जाती है। कोई सामान बिकने की देर है, तो इसलिए आप ग्रोथ पे तो नहीं हो। तो नो कंपटीशन का मतलब क्या आ जाएगा? कौन सी स्टेज है नो कंपटीशन में? इंट्रोडक्शन। लिमिटेड मार्केट, क्योंकि आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपकी मार्केट बहुत बड़ी नहीं हो सकती। पहले प्रोडक्ट लॉन्च तो करो, ग्रोथ तो हो, तभी तो प्रोडक्ट किसी और मार्केट में जाके पहुंचेगा। तो लिमिटेड मार्केट में भी कौन सा हो जाता है हमारा? इंट्रोडक्शन। हाई प्राइसेस, अगर आप किसी चीज की R&D पे काम कर रहे हो, नया प्राइस लेके आ रहे हो, तो उसके प्राइसेस अभी हाई रहेंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत लग रही होगी R&D कराने में, डेवलप करने में, मार्केटिंग करने में। नया नया ऑर्डर आ नहीं रहा, एक ऑर्डर से पूरा पैसा निकालना है, तो आपकी कॉस्ट हमेशा क्या होती है? थोड़ी सी हाई होती है, अंटिल अनलेस आप मास प्रोडक्शन करने लग जाओ। फोकस क्या रहेगा? बिल्ड अवेयरनेस। इस टाइम पे आपका फोकस क्या रहता है? आप अवेयरनेस बिल्ड करते हो कि भाई ये प्रॉब्लम मार्केट में नजर आई है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा एड्स रन होती हैं कि नया प्रोडक्ट आया, प्लीज ट्राई दिस, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। तो इसका फोकस क्या रहता है? अवेयरनेस बिल्ड करने का। वो लोगों तक पहुंचाएंगे कि आपको भी क्या ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हमें प्रॉब्लम मार्केट में नजर आ रही है, यू आर आल्सो फेसिंग, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, आप उसे यूज करके देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी क्या करेगा? सिर्फ बिल्ड अवेयरनेस की बात करेगा कि कंपनी ने बिल्ड अवेयरनेस करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात करी है। तो तुम्हें जानना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन इतने ज्यादा जो पेपर में जब इतना कुछ देखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा
इजी नहीं होता है कि सीधा उसके ऊपर एकदम से ध्यान आने की अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है। बस यही एक चैलेंज है पूरी एसएम के अंदर, और कोई चैलेंज नहीं है कि एकदम से क्लिक करना कि ये कौन से टॉपिक को डिफाइन कर रहा है। आता सबको होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं लिखना है इसके अंदर, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर कितना ही कुछ लिखना है। नई आरएनडी में काम कर रहे हैं, सेल्स शुरू होगी, मार्केट है नहीं, कंपटीटर है नहीं, यही तो लिखना है इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आंसर। ये तो आसान मुश्किल है ही नहीं बनाना, किसी के लिए भी नहीं है। पर इंट्रोडक्शन पहचानना मुश्किल है कि इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है क्वेश्चन बस। ठीक है, इसलिए हम इसके लिए हम रेडी हो जाएंगे। फिर क्या आई, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे स्लो थी तो उसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रैपिड सेल्स इंक्रीज आ जाएगा। फिर राइजिंग प्रॉफिट्स, जैसे जैसे सेल होने लग जाएगी मेरे प्रॉफिट भी राइज करने लग जाएंगे। फोकस क्या हो जाएगा इसके अंदर, एक्सपैंड मार्केट, क्योंकि अब मुझे थोड़ी मार्केट बढ़ानी है भाई, मुझे लोग लेके आने हैं, मुझे कस्टमर तक पहुंचना है, तो मुझे अपनी मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। वो मेरी कौन सी स्टेज आती है, ग्रोथ स्टेज। फिर आ जाती है मैच्योरिटी, सेल्स कहां पे पहुंच गई है, बिल्कुल पीक लेवल पे, इसके ऊपर की उम्मीद नहीं लग रही है अनटिल अनलेस कोई ड्रास्टिक शिफ्ट आ जाए या मेरे प्रोडक्ट में मेरे को इनोवेट। यहां पे यूजुअली लोग इनोवेशन पे जाते हैं, फ्रॉम हेयर इनोवेशन स्टार्ट्स, क्योंकि ये तो पहुंच गया भाई, ये मैंने एक बिजनेस बनाना था, मैंने बना दिया कि हाँ भाई अब मेरे को जितने लोगों को नीड चाहिए लोग मेरे से ले रहे हैं। ठीक है, तो मेच्योर सेल्स होगी पीक पे, प्रॉफिट स्टेबलाइज हो जाएगा, जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है। मैं जहाँ ज्यादा बराबर से प्राइस बढ़ाऊंगा मेरे लोग गिर जाएंगे, तो वो भी फायदा नहीं है। तो प्रॉफिट मेरा बन जाता है, 100 रुपए का सामान है, मेरे को 50 रुपए कॉस्ट कर रहा था, 50 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, स्टेबलाइज हो चुका है, इतना मैं कमा रहा हूँ प्रोडक्ट पे। दैट्स इट। फिर इसका क्या फोकस होता है, डिफेंड करना मार्केट शेयर, मतलब मार्केट में बने रहो। कोई भी साथ वाला आ रहा है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग करी जाती है कंपटीटर की। ग्रोथ स्टेज में इनोवेशन पे फोकस होता है, मैं ध्यान रखना मेरी बात, ग्रोथ स्टेज में इनोवेशन पे फोकस होता है कि बंदे को लगता है चल रहा है चलने दो। मैच्योरिटी पे आते होते आप इनोवेशन फोकस तो रखते ही रखते हो, साथ में आप क्या करते हो, कंपटीटर एनालिसिस करने लग जाते हो। क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आप तो कुछ और कर नहीं पा रहे ऐड करने के लिए कस्टमर को, कंपटीटर अब कस्टमर खा सकता है, लेकिन तो वो क्या कर रहा है ऐसा आपके प्रोडक्ट के जैसा बनाएगा या कुछ चेंज कर रहा है, और वो चेंज आपको अपने प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों को इस प्रोडक्ट पे भरोसा हो चुका है। इतनी सेल्स पीक पे अगर मेरी पहुंच गई है, इसका मतलब पीपल आर अवेयर अबाउट कि ये प्रोडक्ट अच्छा तो है, लेकिन कोई इसे बेटर डिलीवर कर दे विद सम एक्स्ट्रा बेनिफिट तो ये प्रोडक्ट मारा जाएगा। तो इस टाइम पे कंपटीटर एनालिसिस शुरू कर देता है कंपनी कि भाई कंपटीटर से हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कंपटीटर कुछ भी बना रहा है, कोई भी ऐड दिखती है, बताओ वो क्या दे रहा है। या वो हो सकता है वो क्या कहे कि मैं पहले प्रोडक्ट में 20 रुपए सस्ता करूंगा, ये कहेंगे ऑफर लगा दो, तुम भी 20 रुपए सस्ता कर दो। हमारी तो मार्केट बनी हुई है, हमें नहीं जाना, हम क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे अपना मार्केट शेयर। डिफेंड करने का मतलब क्या है, कंपटीटर एनालिसिस करके जहां जहां पे भी कुछ भी कंपटीटर कुछ भी कर रहा है, तो अपने प्रोडक्ट की लोगों को जिस प्रोडक्ट पे भरोसा होगा उसी प्राइस का मिलेगा जो नए का मिल रहा है, तो लोग उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे जिसपे वो पहले से ट्रस्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, डिक्लाइन। फिर क्या आता है यहाँ पे, सेल्स एंड प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाता है। फोकस क्या होता है, हार्वेस्ट करना या फिर री इन्वेंट करना, कि भाई या तो हटा दो इसको या फिर री इन्वेंट करने पे ध्यान दो, कुछ नया तरीका कुछ नया प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दो। ये प्रोडक्ट अब और नहीं चलने वाला है, मार्केट में पिट गया, ये प्रोडक्ट खत्म हो गया। ठीक है, ये चार होते हैं, ये हार्वेस्ट और री इन्वेंट दो वर्ड्स हैं, ये एक मैट्रिक्स से उठा रखे हैं, मैट्रिक्स आएगा इसी चैप्टर के नीचे तो पढ़ेंगे। वो डिक्लाइन स्टेज के लिए बना हुआ है। क्लियर है ये इतना, पेपर में मिलेगा बहुत बार, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 8-9 क्वेश्चन है इसके अंदर इसके ऊपर। ऑनलाइन वाला आपको वर्ड फाइल शो हो रही है या नहीं, वर्ड फाइल शो हो रही है कि नहीं, या पीडीएफ शो हो रही है, नहीं PDF. पीडीएफ ना, आई होप अब हो रही होगी। Yes, sir. यस, परफेक्ट, चलो पढ़ेंगे जी।
जल्दी जल्दी majority anybody else any other thought जल्दी बताओ किसी को और कोई थॉट है या किसी को कुछ भी नहीं लग रहा चारों में से कोई नया बता दो ना एनीबडी ऑनलाइन वाले मैच्योरिटी ओके बताना है मुझे ऑनलाइन में सबने मैं कमेंट में देख रहा हूँ अंजलि का है मैच्योरिटी एज ऑफ नाउ प्रियांशु अक्षरा मैच्योरिटी ओके गुड है ठीक है लिख के कैसे आना है फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार देखो सिंपल सिंपल उसने पीएलसी को एक्सप्लेन करने की बात करी इज अ कांसेप्ट फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस आप स्ट्रेटेजी जब चॉइस कर रहे होते हो आपको गाइड करने के लिए आप लिख सकते हो कि भाई जब भी किसी प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस करना है तो उसके लिए पीएलसी करना पड़ता है पीएलसी इसको यूजुअली एस शेप्ड कर्व भी कहा जाता है क्योंकि इस तरीके से बनता है ठीक है तो एस शेप्ड कर्व है जो रिलेशन बताता है किसके बीच में द सेल्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इंट्रोडक्शन ग्रोथ ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो सेल्स इंपैक्ट हो रही है इंट्रोडक्शन पे थोड़ी कम थी फिर बढ़ेगी फिर और बढ़ेगी फिर गिरेगी तो कहीं ना कहीं पर किस चीज का रिलेशन रखता है ये रिलेशनशिप ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपने नोट्स में लिखेंगे नहीं वहां पे जहां पे भी जगह मिल रही है लिख लो एस शेप्ड कर्व which states the relationship of sales with respect of time for a product सारे लिखेंगे बस बस इस लाइन से ही आंसर शुरू करना है जब भी पीएलसी का है States the relationship. relationship of sales with respect to time of the product relationship of sales with respect to time of product तो प्रोडक्ट के टाइम की बात कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी और डिक्लाइन में और सेल की बात कर रहे हैं कर्व से क्लियर आंसर सिंपल है उसने बताया कि 4 सक्सेसिव स्टेजेस में आप यूजुअली बताते हो स्लो ग्रोथ हो सकती है रैपिड ग्रोथ हो सकती है स्लो डाउन हो सकती है ग्रोथ के अंदर या फिर डिक्लाइन हो सकती है ये एक्सप्लेन करने का तरीका है आप 4 छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना सकते हो आंसर को बड़ा करने के लिए ठीक है ना इंट्रोडक्शन लिख दो ये लिख दो 4 पॉइंट लिख दो उसके आगे लिख दो कि यहाँ पे नो नो कंपटीशन विद लेस सेल्स अवेयरनेस करनी पड़ती है अपने आप जो भी आपको पता है चारों पॉइंट्स के बारे में जस्ट टू एक्सप्लेन इट अ बिट कि क्या होते हैं एंड देन कम टू द आंसर कि जो भी हमारी क्या है फ्रेश ब्रेथ है एबीसी फॉल्स अंडर मैच्योरिटी क्यों क्योंकि वो कंपटीशन गेट टफ एंड मार्केट को स्टेबलाइज हो चुकी है प्रॉफिट नीचे आ गए हैं स्टेबल हो गए हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने की बात कर रही है और अपना राइवल देखो अगेंस्ट राइवल प्रोडक्ट्स मैंने बताया कंपटीटर हमेशा उनका फोकस में आ जाता है जैसे हम किसी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचते हैं क्लियर है अगला क्वेश्चन नंबर 9 ग्रोथ क्लियर आंसर लिख देंगे उसमें 2 स्टेजेस पूछे हैं उसने क्यों Introduction of sales. तो लिख के आना है मुझे क्योंकि क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द स्टेजेस स्टेज नहीं पूछी ठीक है ना इतना इतना इंग्लिश एरर ना करना मेरी वीक है तुम लोग भी तो ठीक होगी मैं तो बच जाता हूँ कहती कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तुम नहीं बच पाओगे चलो ये बता दो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर Best कर रहे कहीं भी पीएलसी की बात करी नहीं नहीं करी ना पूरा क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ये नहीं समझ आएगा कि पीएलसी क्योंकि लास्ट टाइम भी देखो बट कैन बी द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल विद यू कहीं से नहीं पूछा पीएलसी के बारे में पेपर में बैठ के इसको पीएलसी से रिलेट करना इज द सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे डिफिकल्ट पार्ट
आंसर इज नॉट डिफिकल्ट, आई कैन अश्योर यू, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ये बोल पाना कि अच्छा ये पीएलसी से आया है, इसके लिए चाहिए अंडरस्टैंडिंग बस। तो तुमने अभी भी टॉपिक करा और तुम्हें पता है इस टॉपिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो तुम्हें इजीली रिलेट हो रहा है। कभी रैंडम डे पे अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फॉल इन द मार्केट शेयर, वो वर्ड्स सेल पे जा सकते हो, प्रॉफिट पे जा सकते हो, ये वर्ड्स आपको यही यूज हो रहे हैं। तो हमें जब हम लास्ट में जब थोड़ा सा खत्म कर लेंगे उसके बाद हमें एक और कैटेगरी बना लें कहाँ पे चैप्टर में कौन कौन से वर्ड्स तक कर रहे थे, कौन से ऐसे थे जो उसी चैप्टर तक लिमिटेड रह गई कहानी, ताकि हमें पता लगे अच्छा ये वर्ड आया तो ये इसी चैप्टर से है कहीं, इतना तो स्कोप हो गया। अब उसके अंदर से तो और ढूंढ लेंगे फिर पेपर में बैठे, ठीक है ना। तो ये सब भी हमें ही करना पड़ेगा। तो कौन सी स्टेज है यहाँ पे, डिक्लाइन, डिक्लाइन स्टेज आ गई। इन्वेस्ट कर सकते हो न्यू प्रोडक्ट में, एक्वायर टेक ओवर कंपटीटर, ये पॉइंट्स आएंगे तो ये भी पढ़ लेंगे। वैसे ये बेसिकली उसने पूछना तो डिक्लाइन स्टेज तक चाहता, वो हमने बता दिया उसको। वो कहना चाह रहा है सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस आपके क्या अवेलेबल है। आप किसी कंपनी की अगर डिक्लाइन पहुंच जाए कि भाई अब तो खत्म हो गया प्रोडक्ट, तो सेल तो यहाँ से नहीं बढ़ने वाली, तो फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है हमारा, इन्वेंट करने पे। या तो कुछ न्यू इन्वेंट करो या फिर हार्वेस्ट कर दो, भाई इसको तो हटाओ प्रोडक्ट को, तो लॉस ही देने वाला है। तो इन्वेंट का मतलब क्या, इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, भाई कुछ नया ढूंढो, ठीक है। या फिर दे कैन एक्वायर और टेक ओवर कंपटीटर की, भाई जो कंपटीटर हमारे को जिसने फेल करा है उसके साथ में हम टाई अप वगैरह करके देख लेते हैं कि भाई हम भी तो प्रोडक्ट ये वाला बनाते हैं, मर्ज कर लेते हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हम भी प्रोड्यूस कर लेंगे तेरा प्रोडक्ट और मार्केट तेरी बड़ी हो जाएगी। दे में आल्सो कंसीडर अनरिलेटेड ग्रोथ एंड आइडेंटिफाई अदर एरियाज ऑफ एक्सपेंशन, या वो कहते हैं भाई इस प्रोडक्ट को ही छोड़ो किसी और मार्केट में घुसते हैं। तो नई मार्केट में जाना, नया प्रोडक्ट बनाना, कंपटीटर के साथ अलाइन हो जाना, या फिर इन द लॉन्गर रन दे शुड डाइवर्स द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब इसको तो खत्म कर दो प्रोडक्ट को, ये तो नहीं बिकने वाला है। ये सारे का है स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल है जब आप किसी कौन सी चीज में डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाते हो। प्रोडक्ट को दो वर्ड तो याद रखो, पहले प्रोडक्ट को हटाना मतलब डाइवर्स्ट कर देना, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना मतलब इन्वेंट कर लेना। अब ये दो तो हो गए। अब ये दो अगर मान लो काम नहीं कर रहे तो दो चीजें हैं, या तो किसी और प्रोडक्ट में चले जाओ तीसरे में, तो हो गया अनरिलेटेड ग्रोथ, अनरिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में घुस जाओ, एक्स वाई जेड की जगह छोड़ के एबीसी प्रोडक्ट उठा लिया। या फिर चौथा है जो जो काम कर रहा है उसी के साथ या उसी के जैसा काम करने के लिए उसके साथ एक्विजिशन या मर्जर वगैरह कर लो और उसके साथ काम करने लग जाओ। क्लियर। अब ये आंसर कहीं लिखा हुआ नहीं था, ये जो पेपर में आया तो खुद ही बनाना था, ऐसा कहीं बुक में तुम्हारे पे ये आंसर नहीं है, नहीं है मिले पॉइंट्स है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन से हम बच्चे को सोचने के लिए दिए थे पेपर वालों ने उस टाइम पे कि तुम सोचो। ऐसे ही तुम्हारे को वो ग्रोथ के बारे में बोल सकता है सोचने कि ग्रोथ में वो क्या सोचेगा, क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है ग्रोथ के लिए, क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है। तो जो मैंने छोटी छोटी वर्ड बढ़ाया ना वही लिखना है कि स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में पहला कि नो कंपटीटर अवेलेबल नहीं है तो वो मार्केट को और बढ़ा सकता है इंट्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है ना। अवेयरनेस करनी पड़ेगी उसे, पब्लिक अवेयरनेस, ताकि उसका प्रोडक्ट बिक सके, उसे मार्केटिंग पे पैसा खर्चना पड़ेगा, ये तुम्हें बताने हैं। हर पॉइंट सही है, बस रिलेटेबल होना चाहिए, कोई इसका डिफाइंड आंसर नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। और भी एकदम ये लो एक पूरा क्वेश्चन भी देखो यार बड़ा सा, चलो। पहले ऐसा आता था, बढ़िया लगता था, पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं होता था क्वेश्चन पे। सारे लगेंगे, पूरा आंसर पूछना चाह रहा है। इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दिया, ग्रोथ एक्सप्लेन कर दिया, मैच्योरिटी एक्सप्लेन कर दी, डिक्लाइन एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट बना के दिखा दिया बढ़िया सा। देखो ये आता है सेल्स और टाइम जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे टाइम ऑफ द प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे सेल्स है, तो सेल्स बढ़ती घटती है डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। पीएलसी बना दिया, सिग्निफिकेंस बता दिया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना होगा लिख देना, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में उसे बता दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज लग रही है इसके ऊपर, आप हार्वेस्ट कर सकते हो, रिट्रेंच कर सकते हो, ये वर्ड पढ़ोगे, हार्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो न्यू प्रोडक्ट अगर आप डिक्लाइनिंग में पहुंच गए हो, और बैलेंस करके चल सकते हो। क्लियर है। ये जब आएगा तो पढ़ लेना, आंसर में कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था अगर आपको फुल पीएलसी पूछने में इंटरेस्टेड हुआ हो। ये वाला भी पूरा ही है, क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, इसे एक्सपीरियंस कर्व भी बोला जाता है, लिख लो तो भूल जाओ। एस शेप्ड कर्व हो गया, एक्सपीरियंस कर्व भी लिखेंगे वहां पे। बुक नहीं है, बुक अच्छा वैसे है ना बुक। एक्सपीरियंस कर्व
ठीक है, एक्सपीरियंस कर कैसे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, पहले बिल्कुल एक्सपीरियंस कम है, मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा, मतलब ग्रोथ, एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट पूरा पूरे मिल गया है मुझे। अब इसके अलावा मैंने अगर पढ़ना छोड़ दिया, सीए में भी काम होता है ये, मैंने अगर बुक्स पढ़नी छोड़ दी, मेरे को जितना आता है मैंने उतने पे काम करा, तो मेरे को उसके अलावा वाला क्लाइंट भी नहीं मिलेगा। द मूवमेंट, अगर आजकल क्रिप्टो मार्केट पूरी इतने लेवल पहुंच गया, अगर मेरे को क्रिप्टो नहीं आता तो क्रिप्टो क्लाइंट भी मैं नहीं ले पाऊंगा। सिंपल सी बात है भाई, मेरे को कुछ पता ही नहीं उस रेगुलेशंस के बारे में, वो इतना पता है सरकार 20% टैक्स काटती है, क्यों काटती है, कैसे काटती है, क्रिप्टो होता क्या है, किसी को नहीं पता, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। सिंपल सिंपल बस क्रिप्टो का नाम पता है, ये भी नहीं पता वो करेंसी काम कैसे कर रही है, दुनिया में चल कैसे रही है, एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, करती नहीं है तो इतने लोग उस पर, ब्लैक रॉक जैसी इतनी बड़ी कंपनी क्यों पैसा अंदर डाल के बैठी है। तुम समझ रहे हो, जिसका हैक होने का चांसेस है फिर भी लोग उसके अंदर जा रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन है इसको पढ़ने के, मतलब मैं तो कह रहा हूँ एज अ सीए तो मतलब मेरे को क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि भाई जिस चीज को हैक किया जा सकता है, जिस चीज को यूं करके उड़ सकता है पैसा, उसके अंदर भी ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज क्यों जा रही है भाई। मेरा तो सिंपल रीजन है, इतनी बड़ी कंपनी को क्या लोड है रिस्क करने की भाई पैसा। ब्लैक रॉक पता ना कौन है, नहीं पता यार। जितनी अच्छी तुम्हें कंपनीज पता है ना, सबका ओनरशिप लेके बैठी है ब्लैक रॉक, एप्पल, गूगल, सब में स्टेक है, सब में। माइक्रोसॉफ्ट, जितने बड़े नाम आप लोगों को पता है, किसी के अंदर 13%, किसी के अंदर 10%, समझ लो पूरे एप्पल इतनी बिलियन का 10% एक कंपनी के पास है। गॉड गॉड ऑफ पैसा है उसके पास, पता ही नहीं उसके पास कितना पैसा है, जैसे बोलते हैं ना भाई अंधा पैसा होना, दैट इज ब्लैक रॉक। तो सोचो, जिसके पास अंधा पैसा, उसके पास इतने सारे एरिया में पैसा इन्वेस्ट करने के, स्टिल ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। एक्सआरपी आ रहा है, किसी को एक्सआरपी नहीं पता अभी, पूरी डिजिटल करेंसी उस पर मूव करने की बातें हो रही है दुनिया में, कि पूरा पूरा बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सआरपी के ऊपर लेके अच्छा क्रिप्टो। अभी सिर्फ $2-2.5 का ट्रेड कर रहा है मार्केट में, 240 रुपए के आसपास का। व्हाई आर वी नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट। सबको अभी भी वही लेने हैं 5-5 हजार के शेयर। 2010 में बिटकॉइन भी यही ट्रेड कर रहा था, आज 1 करोड़ से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले साल 24 नवंबर अक्टूबर 2024 को 66,55,672 रुपए का था, जब मुझे याद है मैंने एंट्री बनाई थी उसमें, 24 अक्टूबर 2024। अभी क्या हुई है, अगली 24 अक्टूबर नहीं आई, 1 करोड़ पहुंच चुका है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख टच कर चुका है। अब इन्वेस्ट कब समझेंगे हम ये चीजों को, हम अभी भी हम शेयर मार्केट, इंडियन मार्केट में लगे हुए हैं, वेस्टिंग आवर टाइम आउट देयर। ठीक है, तो पढ़िए, पढ़ोगे तो पता भी चलेगा, और फिर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अपने आप नजर आएंगी। एक्सआरपी ट्रेड कर रहा है, बीएनपी ट्रेड कर रहा है, सोलाना ट्रेड कर रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया कॉइन्स ट्रेड कर रहे हैं जिनके ऊपर इतना कुछ बैठा है, दे कैन नॉट एक्सटिंक्ट इन अ डे। व्हाई नॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ऐसे पैसा आंखें बीच के नहीं लगाना, दैट विल आई विल नेवर रिकमेंड यू एज अ ट्रेडर। करिए, चाहिए, पढ़िए थोड़ा सा, इस वाली मार्केट में पैसा कमाना अगर जरिया है तो इसके साथ साथ पढ़े। अभी से इन्वेस्ट करने के टाइम है, थोड़ा थोड़ा 500 1000 रुपए, ज्यादा भी नहीं डालने है ना। चलिए सर, हम कहाँ सर, इतना कुछ नहीं सर, पहले सीए बन जाना तो फिर सोचेंगे, फिर ये सोचेंगे यार सर तभी कर लेते सर, सीए बनने की लोड़ ही ना पड़ती, है कि नहीं। तो सर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व एंड हाइलाइट्स इट्स रेलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं चांसेस नहीं है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आने के, बट खुदा ना खास्ता कोई ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है सीधा सीधा भी। तो सिंपल कह रहा है, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक लर्निंग कर्व होता है, सेल्स एंड ग्रोथ की तरह काम करता है, वही आपको बताना है। वैरायटी ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब ये भी एक टॉपिक आएगा लर्निंग का, मैं तो चलो वहीं पे कराऊंगा, क्वेश्चन को छोड़ दो, तुम कंफ्यूज हो जाओ, जो हम आएगा एक्सपीरियंस का वहीं पढ़ेंगे, खत्म, इतने ही क्वेश्चन थे इसके। चलो बैक टू, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी 10 मिनट है। बैक टू पीडीएफ चलते हैं। चलिए जी, बहुत प्यारा कंसेप्ट, ये खत्म करते हैं, आज का टॉपिक हो जाएगा। एंट्री हो गई है हमारी मूवी में, हमारा पहला हीरो फर्स्ट। अभी तक कोई हीरो आया था पहले नहीं, बस बताया गया था कि एंसॉफ नाम का एक बंदा दिखेगा मूवी में, वो तो भी दिखा नहीं है, ठीक है ना। उसकी स्ट्रेटजी में डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, बस वही नाम याद रखा था, उसके अलावा हमने किसी बंदे के बारे में तो नहीं पढ़ा, नहीं ना। चलिए, किसके बारे में, इसमें बहुत
हाँ पोर्टर के बारे में पढ़ा था, वो पोर्टर अपने दोनों कंसेप्ट यहाँ लेके आ गया, ये रहा और एक ये रहा। चलिए, now the first valuable person who adds a lot of expertise and his knowledge to create a something which is related to business in a very good manner, no doubt about it, बट बहुत बेसिक था जो उसने लिखा। ऐसा नहीं है कि कुछ इन्वेंट करा, बट किसी चीज को एक प्रिसाइज वे में बता दिया कि भाई बस ये है, ये कर लोगे तो ये टॉपिक से तुम आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। वरना बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता था, उसने सोचने की लिमिट कर दी, जैसे आपके सिलेबस की लिमिट कर दी इस बुक को बना के, ऐसे ही उसने इस वाले एरिया में इतना सा टॉपिक देके बता दिया कि ये एरियाज को आपको ध्यान में रखना है। इफ दिस इज गुड देन योर बिजनेस इज गोइंग गुड, आप आगे बढ़ सकते हो बिजनेस को बनाने के लिए। हम जो स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने वाले हैं उसके दौरान ये बीच में आ रहा है, इसको समझ लेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी आगे बढ़ रही है। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आई थी, हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है बेस्ट स्ट्रेटेजी, यही काम करने निकले थे हम चैप्टर 2 में, है ना। तो उसको करते करते अब हमारे पास आया क्या सर, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो अब ये हमने कहा कि भाई आपको एक एनालिसिस और करना पड़ेगा जिसे बोला गया वैल्यू चेन एनालिसिस। क्योंकि ये क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि किसी ना किसी में किसी ना किसी तरीके से हर बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स तो जरूरी है ही है। प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना तो पड़ेगा। अब आप चाहे करियाने की दुकान खोल के बैठो, कंज्यूमर आए आपके पास से लेके जाए, या आप कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट डिलीवर करो, तो वो जो पूरा का पूरा एनालिसिस है कि वो प्रोडक्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज जहां से वो प्रोडक्ट बना और वहां से वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचा, इसके बीच का जो सफर है वो किसने आसान कर दिया, हमारा माइकल पोर्टर। उसने हमारे को बता दिया कि किस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, और उसको नाम दिया गया वैल्यू चेन एनालिसिस। एम आई क्लियर? क्यों एग्जिस्ट करता है पता चल गया, पर्पस पढ़ लेते हैं पता चल जाएगा। और थोड़ा पर्पस क्या है सर इसका, वैल्यू चेन एनालिसिस इज स्ट्रेटेजिक टूल। ये भी क्या एक टूल है, बिल्कुल। जितने हमने वो टूल्स का डायग्राम पढ़ा था उसमें पहला पढ़ा था स्वॉट, दूसरा पढ़ा था पेस्टल, अभी तक 2 टूल पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब तीसरे टूल पे आ गए, कौन सा, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो सर वीसीए क्या है, स्ट्रेटेजिक टूल है डिजाइन टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज वेयर अ फर्म कैन गेन अ सब्सटेंशियल सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो एंड ऑफ द डे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, क्या ये मेरे ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, ठीक है। हर टूल आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, सिंपल बात। हर किसी की लाइन आप बना सकते हो, पेपर में फंसो अगर कहीं पे लगे एक्सप्लेन करने, ऊपर का मिड का क्वेश्चन नहीं मिल रहा, एक ये वर्ड नहीं बोलना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और उसे जोड़ देना, क्योंकि ये इसके लिए तो हर कोई काम कर रहा है, पूरी की पूरी असम के लिए हमारा यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए क्या करने के लिए बनाया, एक टूल बनाया जो हमारे को हेल्प करता है यहां पहुंचने में। कैसे करता है, दिस इज अचीव्ड बाय diligently optimizing operations, strategically reducing cost, and significantly enhancing value throughout the entire production and distribution process। इसने 2 चीजों पे फोकस किया है। कौन कौन सी 2 चीजें, नहीं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन 2 एरियाज ऑफ द बिजनेस के लिए ये हेल्प करने आया है, सबके लिए नहीं। प्रोड्यूस कैसे होगा, वो जो प्रोडक्शन आपने करनी है वो मार्क करेंगे दोनों वर्ड्स को अच्छे से, बड़ा सा गोला सा पेपर में लिखने बहुत जरूरी है। जहां पे भी वैल्यू चेन एनालिसिस वर्ड आया, ये आएगा, ये आएगा। सारे मार्क करेंगे। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसने अपने वैल्यू चेन एनालिसिस को 2 पार्ट में बांटा है। पहले प्रोडक्शन सिखाएगा, उसके लिए इजी करेगा काम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इजी करेगा। तो सर वैल्यू चेन एनालिसिस क्यों करते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि किस लिए करते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइज करने होते हैं हमारे को हमारे ऑपरेशंस बढ़िया तरीके से, स्ट्रेटेजिकली हमारे को रिड्यूस करनी होती है कॉस्ट, और हमें एनहांस करनी होती है वैल्यू। कहां कहां पे, जब जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं और जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें कंपनी को, ताकि वो क्या कर पाए, बेस्ट यूटिलाइज कर पाए अपने रिसोर्सेज को, ताकि हमारा कम से कम खर्चा लगे। कम से कम खर्चे का मतलब क्या हो गया, अपने आप मेरा बेटर प्रॉफिट हो गया। प्रोड्यूस करने पे मेरा खर्चा लगेगा, यस, डिस्ट्रीब्यूट करने पे भी मेरा खर्चा लगेगा। उन दोनों खर्चों को मैं कितने बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूं अपने ऑपरेशंस को, कि मेरा खर्चा कम से कम हो ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके लिए कौन आया, माइकल पोर्टर। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। उसने कहा एक फ्रेमवर्क में अगर आप काम करेंगे ना, तो हर चीज की गाइडलाइन होती है, हर चीज की गाइडलाइन होती है। 501 का स्टैंडर्ड बता दो जरा मेरे को अच्छे से। उसमें एक इन्वेंटरी के पहला पॉइंट आता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा रहे होते हैं। कौन सा, इन्वेंटरी का रैप लगाते हैं, इन्वेंटरी चेकआउट करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं 501। उसका नंबर 1 पॉइंट क्या है, कंडीशन एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन को चेक करना।
पेपर है ना जनरल में, है ऑडिट का नहीं है क्या? ठीक है, जय राम। तुम्हारे लिए दुआ में तो मैं पक्का करूंगा, देखो इससे ज्यादा नहीं कर सकता कुछ। क्या करते हैं उसमें, उसकी इंस्ट्रक्शंस और एक उसकी कंट्रोलिंग, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग जो होती है उसकी एक इंस्ट्रक्शन होती है। याद है मैंने पढ़ाया था, उनको तो याद भी होना चाहिए जो मेरे से मैराथन में पढ़े थे। मैंने वहां पे एक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोलिंग का उनका एक क्या होता है, एक वाउचर होता है कि सर ऐसे करेंगे हम रिकॉर्ड इन्वेंट्री को। पहले सबसे पहले सीधे जाके ऑडिटर कहता है दाद मुझे वो रिकॉर्ड दिखा, उस रिकॉर्ड के बेसिस पे मैं चेक करूंगा वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो वो वैसे वाली इंस्ट्रक्शन एंड रिकॉर्डिंग थी वो ये भाई साहब ने बनवाई है। सीधा सीधा रिलेशन बता रहा हूं मैं तुम्हें। इस भाई साहब ने क्या दिया, सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क को तो लिख के दिया, वही तो इंस्ट्रक्शंस बनी कि कैसे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है और कैसे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। जो सामान जहां से तेरी कंपनी के अंदर आएगा से लेके तू रखेगा से लेके तू गिनेगा से लेके जो सारा काम है वो सारा का सारा कहां लिखा था, वो इंस्ट्रक्शंस में। एंड ऑडिटर हैज टू चेक, सबसे पहले नंबर पे पॉइंट है आप इंस्ट्रक्शंस चेक करोगे कि क्या रिकॉर्ड और कंट्रोल सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। दैट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पॉइंट 1। रट्टा नहीं मारना है ऑडिट का। अगर वो जरूरी ना होता तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो 315 में भी है। यस और नो, यस और नो। अगर ये नहीं आता तो लिटरली ऑडिट नहीं कर पाओगे। 315 में है एक आरएपी नॉर्मल वाला, कहां से शुरू होता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं तो ना पास करूं तुम्हें कभी ऑडिट में, चाहे तुम मेरे बच्चे हो, नेवर पास करूं। हमने रैप पढ़ा था पहले, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिलेटेड एक्टिविटीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ रैप, जिसको तुम बता रहे हो आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नॉट प्रोसीजर। आइडेंटिफाई एंड असेस करना आप इंटरनल कंट्रोल्स के लिए यूज करते हो, प्रोडक्शंस की एक्टिविटीज के लिए नहीं यूज करते, उसके लिए इंस्पेक्शन की जाती है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन। कम ऑन बॉयज, ऐसे नहीं चलेगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो यहां पे उसने क्या बोला, सी मैं तुम्हें कैसे, इससे बढ़िया रिलेशन नहीं मिलेगा तुम्हें। यहां पे वो सिंपल यही कह जा रहा है, कोर्टर ने बोला कि अगर आपको प्रोडक्शंस, मतलब अगर आपको अपने इन्वेंटरी से प्ले करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फ्रेमवर्क डिफाइन करना। वो माल, आप जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी माल लेके आने वाले अपनी कंपनी के लिए, वो कैसे आएगा, वो वहां पे कितना चेक होगा, एक बंदा उसको पास करेगा, दूसरा उसकी एंट्री रिसीट बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा, डेबिट नोट बनाएगा, अंदर आएगा, क्या सेम बंदा उतारेगा या अलग बंदा उतारेगा, काउंट अलग बंदा करेगा या वही सेम बंदा काउंट करेगा, सिस्टम में कैसे चढ़ेगा, ये सारा का सारा क्या डिजाइन होता है, ये फ्रेमवर्क बनता है ताकि गलती ना हो। ये इंटरनल कंट्रोल्स डिफाइन हो रहे हैं साथ साथ, ताकि ये कंट्रोल बने रहेंगे तो गलती होने का चांस ही नहीं है आपके पास। तो उसने क्या बोला, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क टू एग्जामिन ऑल एक्टिविटीज ऑफ फर्म परफॉर्म्स। ये फर्म परफॉर्म ही तो कर रही है सारी एक्टिविटी, अंदर से लेके बाहर तक, सामान से लेके सामान को पूरा का पूरा आया, उतारा या वापस चढ़ाया, ये सारा का सारा क्या है, ये बताया उसने क्रिटिकली असेस हाउ दीज एक्टिविटीज इंटरैक्ट टू कलेक्टिवली क्रिएट वैल्यू। और फिर वो आपको वैल्यू जनरेट करके देगी ही देगी। आपने इतना बढ़िया प्रोसेस बना लिया कि भाई अगर आप ये जो कस्टम वाले होते हैं, इनका कभी तरीका देखना वहां चढ़ाने का, इतने बड़े बड़े टैंकर ऐसे नहीं चढ़ जाते कि आपस में फिट हो जाते हैं और जगह भी नहीं बचती। सोचो कस्टम्स जो पूरे पूरे जहाजों में सामान जाता है, ये जो इसका तरीका इतना बढ़िया रखने का, कैसे, ये इनके पास फ्रेमवर्क है। एक भी इधर उधर हो गया, एक की जगह कम पड़ गई, इतनी जगह खाली हो जाएगी। एक पूरा पूरा टैंकर पता नहीं कितने लाख का मिस हो गया उस पूरे जहाज में से, तो कॉस्ट पूरी की पूरी चलेगी जो उन्होंने कमाई करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको बहुत सिस्टमेटिकली डिफाइन किया जाता है, वो ये कहना चाह रहा है, और यही भाई साहब ने जो बना के दिया, यही ऑडिटर जाके चेक करता है। ऐसे नहीं मैंने कहा एसएम ऑडिट रिलेटेड है भाई, है। आर वी क्लियर? अब देखो और रिलेट कर देता हूं मैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो।
वैसे इसका एक्चुअल डायग्राम है ये वाला जो आपको हर जगह में मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी। पढ़ते हैं इसको, पहले यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, तो अब आती है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं पहले। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रिसीव करना। आपको अपने सामान को कुछ भी अगर आपने बनाना है, हो सकता है या तो रॉ मटेरियल आप खुद अपना बनाते हो या रॉ मटेरियल आप किसी से लेते हो, दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं। तो पहले नंबर पे तो रिसीव करते हो या स्टोर करते हो इनपुट को, जिस भी चीज से आपने अपना प्रोडक्ट बनाना है उसे क्या बोलते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मतलब कोई चीज जो आपके पास लेके आ रही है उस चीज को, अगर आपने रॉ मटेरियल किसी बाहर वेंडर से लेते हो तो वो आप तक पहुंचाएगा। दुकान, एक ट्रक है जो मेरे गेट के बाहर खड़ा है, वो कहां से है, मेरा रॉ मटेरियल है, तो वो क्या हुआ मेरे लिए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मेरे पास आ रहा है भाई, इनबाउंड है, मैं मंगा रहा हूं। फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसको ऑपरेशंस में अपने लगाऊंगा भाई, मेरी फैक्ट्री में लगा भाई, उसके बेसिस पे मेरी मशीन उसको चलाएगी, रन करेगी। क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स। मेरे को क्या करना है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है, यस और नो। पहले नंबर पे इनपुट, बेसिक क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तीन चीजें होती हैं। एक चीज का इनपुट होता है, एंट्री डालते हैं सिस्टम के अंदर, टैली के अंदर, वो इनपुट है। वो टैली अपने आप उसको एडजस्टमेंट वगैरह करती है, डेबिट क्रेडिट वो प्रोसेसिंग है, और एंड में आपको रिजल्ट निकाल के देती है, वो आउटपुट है। हर चीज में आप ऐसे ही करते हो, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यहाँ पे भी वही करना है। इनपुट में क्या आया, जो मैंने सामान मंगाया, फिर मैंने क्या करा, उसको प्रोसेस किया, मतलब ऑपरेशंस करे उसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स। फिर क्या हुआ मेरा, आउटबाउंड, आउटपुट मेरा बाहर जाएगा, तो मेरे को बाहर जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट है मेरा, जो भी मैं उसे बाहर भेजूंगा, मेरे को तुम्हारे तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। बुक थी, बुक मैंने इनपुट करी, खुद बनाई, तो वो मेरा इनपुट हो गया। फिर मैंने उसको पूरा लिखा लुखा, जो भी ये सारी फोटोज वगैरह लगाई, ऑपरेशंस था, अब तुम्हारे तक पहुंचानी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, जो तुमको बोला कि भाई रिव्यू डाल देना, तो वो क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स, कि भाई और लोगों तक पहुंचेगी, उनको लगेगा ये अच्छी बुक है, मैं मेरे को मजा ही नहीं आ रहा अपनी बुक पढ़ते हुए, तो वो परचेज कर लेगा। यही तो पर्पस है इसका। लास्ट में क्या है, सर्विस। अगर इसके अंदर तुम लोग बताओगे, जैसे मैंने बोला स्ट्रेटजी के वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तुमने बोला सर ये बोली और बेटर हो सकती है, ये ब्लर हो गया, कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनका कंटेंट थोड़ा सा फैल गया, वो जो मैंने देखा, तो वो सारे क्या है, मेरे लिए सर्विसेज है, मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। आई गिव यू द अनदर पेज और आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट बुक। यही है ना तरीका। तो ये तो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को इतना डिफाइन कर दिया इसने, सोचो ये आज तो तुम्हें ऐसे ही होता लग रहा है क्योंकि हम इतने सालों से यही कर रहे हैं, लेकिन ये उस टाइम पे नहीं था जब माइकल पॉटर ने बताया था। तो माइकल पॉटर ने ही ये चीज दी थी जो आज हम देखते हैं कि कहीं से सामान आया, रखा, बनाया, आगे भेज दिया, जो आजकल हम बोल देते हैं सर ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बंदा ट्रेडर है, ये सामान लेता है आगे बेच देता है। ये वर्ड्स को बनाने वाला ये बंदा ही था जिसने ये डिफाइन किया था हमारी बुक्स में। आर वी क्लियर। अब ऊपर क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में पहले आ जाता है फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे प्रोड्यूस होनी है चीज, जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, लीगल, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। फिर वन आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कौन होती है, जो रिक्रूट करती है लोगों को, जो बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके लिए वर्कर को ट्रेन करना पड़ता है स्पेसिफिकली। तराशने का काम होता है, जैसे डायमंड मर्चेंट्स के पास अगर आप जाओगे तो वहां पे आपकी ट्रेनिंग करी जाती है कि भाई कैसे करना है, वरना तो इतना सा भी खराब कर दो तो कितने का नुकसान कर देगा। तो ठीक है ना, कंपनसेशन कि कितना पैसा मिलेगा, कंपनसेशन। फिर आती है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, R&D करना, ऑटोमेशन करना, और लास्ट में क्या आती है, प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग ऑफ द इनपुट्स, जो यहां से फिर कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लोग रखने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, उसके बाद इनपुट लेके आना। तुम्हें याद रखने का तरीका बता रहा हूं, पहले अगर आपने किसी भी चीज को बनाना है, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्म ले, जगह लेनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करना तो जगह चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, ले ली। अब क्या पहले लोग चाहिए, या मैं अकेला बन के सारा कुछ बना लूंगा, तो लोग लाने पड़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। अब क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, वो मशीन जो उस प्रोडक्ट को बनाएगी वो भी चाहिए। अब उसके बाद मैं तैयार हूं पहला इनपुट लेने के लिए, मशीन लग गई, लोग लग गए, जगह पे खड़े कर दिए, सब कुछ हो गया, अब ले आ भाई सामान मेरा। तो सामान आ गया, सामान को बनाया, सामान को भेजा, भेजने का मार्केटिंग करी, और सर्विसेज देने की ऑफर करने लग गया। क्लियर है या नहीं है। ये भाई साहब इसको इस तरीके से भी, ये मतलब डिटेल्ड है, वही चार्ट है जस्ट इन अ डिटेल्ड मैनर। फॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, कंपनी सपोर्ट सिस्टम फंक्शंस दैट अलाउ, बड़ा कर देता हूं, बस इसको रीड करने खत्म है। कंपनी सपोर्ट सिस्टम एंड द फंक्शंस दैट अलाउ इट टू मेंटेन ऑपरेशंस, ताकि मेरे ऑपरेशंस मेंटेन रहे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे। इंक्लूड्स ऑल लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग, मतलब हर तरह का पहले मुझे डिपार्टमेंट बना के पूरा का पूरा यूनिट रेडी करनी पड़ेगी। मतलब अपनी कंपनी बना ली मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अब मेरे को लोग रखने की बारी आई है। फिर मुझे क्या करने पड़ेंगे, हायरिंग करना है, रिटेन करना है एम्प्लॉयज को, ठीक है ना, हु विल फुलफिल द बिजनेस स्ट्रेटेजी, फिर जो मेरे प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प कर सके।
फिर डिलीवर करने में हेल्प कर सके, तो मुझे हर चीज के लिए बंदे चाहिए, बनाने वाला भी बंदा चाहिए, भेजने वाला बंदा चाहिए, जो गाड़ी चला के जाएगा आउटबाउंड के लिए वो भी लोग रखने पड़ेंगे, तो सारे के सारे बंदे रखना, ये हो गया। तीसरा टेक्नोलॉजी, R&D करना, नए प्रोडक्ट्स पे इनोवेशन करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी को बेटर करना, बढ़िया करना, ये सारा काम टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट करेगा। फिर आता है प्रोक्योरमेंट, मतलब अब मैं रेडी हूं सामान को प्रोक्योर करने के लिए, मतलब प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ इनपुट्स, एक्वायर कर सकते हो इनपुट्स, यस, रॉ मटेरियल, यस, रिसोर्सेज, यस, फॉर द फर्म, जो फर्म के लिए मुझे एक्चुअली में मेरा प्रोडक्ट के लिए मुझे रिसोर्सेज या रिसोर्सेज कह रहा हूं, अपना इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, नाउ आई एम रेडी टू एक्वायर इट, ये मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर प्राइमरी एक्टिविटीज, तो क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, आपको ऐसे पूछते हैं प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज बता दो वैल्यू चेन की, ठीक है। तो प्राइमरी में आता है हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को वो एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में जो पहला पॉइंट था इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यहां तक उसे एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटीज बनानी पड़ी, वरना आपको पता है, आप कहते हैं सर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से कैसे पहुंचा, आपने सामान मंगाया कैसे, सबसे पहले क्या हुआ, ये तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटीज हमेशा क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, लेकिन जो ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है वो क्या है, हमारा पूरा सपोर्टिंग एक्टिविटीज। एम आई क्लियर? ठीक है, तो पहले नंबर पे प्राइमरी एक्टिविटीज पूछेगा तो कौन सी वाली लिखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली, नीचे प्राइमरी है, ऊपर, ठीक है, ऐसे चाहता तो ये अच्छे तरीके से भी नॉर्मल कर सकता, ऊपर प्राइमरी लिखता नीचे सपोर्टिव लिखता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, मूड में नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो लेकिन जो भी इसने किया हमें भी ऐसे ही करना है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो हमें भी अगर बना के आना है चार्ट तो ऐसा ही बनेगा, और यू विल आल्सो हैव टू राइट प्राइमरी लाइक दिस, हर जगह पे यही चार्ट है, कोई और नहीं है, ठीक है। प्राइमरी में कौन कौन सी आगे, फिर इनबाउंड, रिसीविंग, वेयर हाउसिंग एंड मैनेजिंग मटेरियल पार्ट्स एंड अदर इन्वेंटरी, वेयर हाउस बना लिया मैंने अपना, वेयर हाउस कैसे बनाया था मैंने, यहाँ पे जब मैंने प्रोक्योर करने के लिए मैं रेडी हो गया था, तो मतलब मैंने अपना वेयर हाउस रेडी कर लिया था, उसके लिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोग रखे, टेक्नोलॉजी बढ़िया करी, और तैयार हो गया रखने के लिए। जैसे तैयार हुआ, मेरे वेयर हाउस में क्या आ जाएगा, सामान पहुंच जाएगा, इन्वेंट्री पहुंच जाएगी मेरी, ये इन्वेंट्री ही 501 में ऑडिट की जाती है, समझ रहे हैं अब हम, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन या ऑपरेशंस करूंगा, मतलब प्रोसेस, पहले इनपुट आ गया, प्रोसेस, प्रोसेस दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यही बात करी है हमने। फिर आउटबाउंड, वो प्रोसेस जो क्या करेगा, स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट प्रोडक्ट टू द कस्टमर, अब जो मैंने अपने पास बना के फिनिश गुड रख लिया, अब तो भेजना रह गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आ गया, फिर भेजना, किसके पास, कंप्लीटेड प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स टू द कस्टमर। और लास्ट में मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब प्रमोशन करूंगा, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज करूंगा, अपने रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा करा है उसको निकालूंगा, प्रमोट करूंगा अपने प्रोडक्ट को, एडवर्टाइज करूंगा जितना कर सकता हूं, और लास्ट में क्या करूंगा, सर्विसेज दूंगा, कस्टमर सर्विसेज दी जाती है, सपोर्ट दी जाती है, मेंटेनेंस दी जाती है, रिपेयर की सर्विस है, जो मेरा प्रोडक्ट है, सर्विस है तो सर्विस के बेसिस पे, लैपटॉप दिया है तो मेंटेनेंस की या फिर रिपेयर कर सकता हूँ, रिफंड कर सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ, व्हाटएवर आई नीड टू डू, डिपेंड अपॉन द बिजनेस। जो भी सर्विस आपको एक्स्ट्रा आपको लगता है देने से लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, किसी का ट्रस्ट बढ़ता है कि यार ये रिटर्न पॉलिसी देता है, तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है कि यार रिटर्न पॉलिसी है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ और ले लेंगे, तो वो क्या है, वो कस्टमर सर्विस है। तो ये पूरा का पूरा जो भाई साहब कंसेप्ट लेके आए थे, कौन लेके आए थे, माइकल, और इसके आगे एक वर्ड क्या है, अब यही इसी को चीज को अचीव करने के लिए जो कंपटीटिव एडवांटेज थी कि भाई हमारे को प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने में जो फ्रेमवर्क बनाया, उस फ्रेमवर्क से आपका क्या इंप्रूव होता है, आपका मार्जिन इंप्रूव होता है। जब आप इतने सही तरीके से काम करोगे, आपने पूरे के पूरे फ्रेमवर्क बना रखा है, और फ्रेमवर्क बनाने की वजह से ये या लिख के आना है, उससे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएंगे ऑपरेशंस, रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट, जैसी रिड्यूस हुई कॉस्ट, नीचे वो मार्जिन जो था वो यहां से रिलेट हुआ, जैसी कॉस्ट रिड्यूस हुई तो क्या बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, एंड सिग्निफिकेंटली एनहांसिंग द वैल्यू थ्रू आउट द एंटायर प्रोडक्शन, तो हमारी वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए इसका नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस। अभी क्लियर, पेपर में क्वेश्चन आया ऐसा नहीं है, नहीं आया, ठीक है, देखोगे क्या अभी या नहीं, हो गया, बता दो हो गया या देख लो, हो गया, चलिए देन एक बार ऑनलाइन वाले बता दो प्लीज, समझ आया पूरा वैल्यू चेन, आई होप आ गया होगा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इतना हो सकता था। प्राइमरी और सपोर्टिव को नहीं भूलना है, उल्टा सीधा नहीं करना है, बस मेन याद रखना है। जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे काम करा है, PLC और माइकल पॉटर, बस पॉटर का एक और रह गया हमारा, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।